जी हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग। आज मैंने रिक्वेस्ट की सुबुही खान साहबा से, जो कि लॉयर हैं, सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और बड़ी वोकल वॉइस है इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स के हवाले से देखा जाए, और इंडिया के जितने भी मेन स्ट्रीम टेलीविजन हैं वहाँ पे एक बड़ी आवाज़ के तौर पे पहचानी है और जानी जाती हैं। और इनके जो व्यूज़ हैं और उनके जो आइडियाज़ हैं उनमें बड़ी क्लैरिटी है इनको। तो इनके साथ मुझे भी अक्सर मौका मिला है मुख्तलिफ डिबेट्स में बैठने का। तो थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर योर टाइम। Thank you so much, Chima ji. It's my pleasure. Thank you so much for calling. थैंक यू जी। अच्छा मैडम, जारी बात है, बहुत सारी बातें थी जो डिस्कस करनी थी, हालात कुछ इस तरह से रिक्वेस्ट की आपको, लेकिन अभी जो इस वक्त की जो सिचुएशन है वो थोड़ी बिल्कुल अजीब सी हो गई है। और वो खास करके लेकर के देखें आप, अगर चाइना और भारत की सिचुएशन देखें तो एक आपका मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया तो खैर इतना नहीं दिखा रहा, लेकिन पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो इंडिया और चाइना पे लगी हुई हैं कि दो बड़ी रियासतें, एक बिलियन प्लस पॉपुलेशन है और इतने नॉर्मली सब चीजें चल रहा था, तो ये सब चीजें कैसे हुई। तो मेरा जो पहला सवाल आपसे ये है सुबुही खान साहबा, वो ये है कि इंडिया में मूड कैसा है इस वक्त, क्योंकि अब कल पता चला था इंडियन आर्मी ने कहा है कि 20 एक जवान जो है वो उनकी डेथ हुई है और 100 एक के करीब शायद तो जख्मी है। इसी तरह चाइनीज की भी डेथ हुई है, लेकिन चाइनीज बता नहीं रहे, उनकी मिलिट्री से या उनकी गवर्नमेंट ने कोई इस पर रिस्पॉन्स नहीं किया। लेकिन आपकी तरफ से तो आपकी मिलिट्री ने रिस्पॉन्स कर दिया कि क्या पोजीशन है। तो हम देख रहे थे लोग टीवी तोड़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, तो ये क्या मतलब, व्हाट्स द मूड इन इंडिया? आप एज ए लॉयर एंड सोशल एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, हाउ डू यू सी दिस? देखिए चीमा साहब, कोई भी अगर भारत की हिस्ट्री पढ़ेगा या भारत का इतिहास जानेगा तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हम लोग प्रोएक्टिवली जाके कभी जंगें नहीं करते हैं। हम कभी किसी की जगह को इन्वेड करना या किसी कंट्री को जाके जबरदस्ती पोक करना हम लोगों के मिजाज में नहीं है, हमारी नेशनल एथॉस वैसी नहीं है। लेकिन हम लोगों की आर्मी और हम लोगों की जो कंट्री है, जो हमारा देश है भारत, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडिया which was formed like in 1947, but I'm talking about भारत। हमारा जो भारत है वो किसी भी तरह से शक्ति में कमजोर नहीं है। और हम लोग ये मानते हैं कि भले ही आप सामने वाले को नुकसान मत पहुंचाइए, लेकिन एटलीस्ट उसको अपनी शक्ति का एहसास कराना जरूरी होता है। तो जैसे चाइना का आप सभी जानते हैं कि उनकी एक एक्सपेंशन करने वाली एक मानसिकता है, एक मतलब एक साम्राज्यवाद में वो यकीन करते हैं आज की तारीख में भी। हालांकि वो जमाने चले गए जब लोग इन्वेड करते थे, लेकिन आजकल इन्वेजन के तरीके बदल गए हैं। आप इकोनॉमिकली इन्वेड करिए या आप धीरे धीरे करके आप जो लाइन ऑफ कंट्रोल है एलएसी में, वहां पे वो लोग कुछ कुछ वायलेशंस करते रहते हैं। तो लेकिन कभी 1962 की वॉर के बाद कभी इस तरह का एलएसी पे चाइना और इंडिया के बीच में इस तरह का हुआ नहीं है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है और हम लोगों ने बहुत अच्छे से उनको जवाब भी दिया है। ये आपने सही बोला कि हमारे ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 20 जवान जो हैं आर्मी पर्सनल वो शहीद हुए हैं। और जैसे कि कम्युनिस्ट कंट्रीज की मानसिकता होती है कि ट्रिब्यूट देना तो दूर की बात, अपने जवानों को वो लोग स्टैट्स भी खुल के सामने लाते नहीं है। तो यही वो कर रहे हैं, उनकी कंट्री में क्या हो रहा है, कौन शहीद हो रहा है, कितने लोग मारे जा रहे हैं, क्या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो हमेशा एक बहुत ही एक सस्पिशियस सा एक मिस्टीरियस एनवायरनमेंट बना रहता है ये कम्युनिस्ट कंट्रीज में। तो ऐसा ही वो इस बार भी कर रहे हैं। और हालांकि उन्होंने एयरलिफ्ट करवाए हैं, जो उनके सैनिक मारे गए हैं उनके बॉडीज को वो लोग लिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी आर्मी ने उनको किसी तरह से वो बॉडीज लिफ्ट करने से या ले जाने से रोका नहीं है। क्योंकि हम लोग वॉर भी जो करते हैं वो पूरा मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स के हिसाब से करते हैं कि ठीक है, जिस टाइम पे हमें जंग करनी है उस वक्त हम जंग करेंगे। लेकिन जब उन्होंने अपनी बॉडी छोड़ दी और वो सिर्फ डेड बॉडीज हैं, तो हम हमेशा चाहते हैं कि प्रॉपर बॉडीज का जो अंतिम संस्कार है उनकी, जो भी जिस आराध्य को वो मानते हैं उसके हिसाब से होना चाहिए। ये तो आपके और हमारे बॉर्डर्स पे भी आपने देखा होगा, कारगिल वॉर में भी आपके जितने सैनिक शहीद हुए थे, हम लोगों ने प्रॉपर सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हम लोग करते हैं। हम लोग बॉडीज के साथ मिसबिहेवियर नहीं करते हैं। हालांकि आपको थोड़ा शायद बुरा लगेगा, आप लोगों ने सौरभ कालिया जी के साथ किस तरह का बिहेवियर हुआ था या हेमराज जी के साथ किस तरह का। तो पाकिस्तानी भले ही हमारे सैनिकों के साथ शहीद होने के बाद गलत तरह का व्यवहार करें, हम लोगों की नेशनल एथॉस नहीं ऐसी। रही बात मूड की, तो मूड देखिए मैं आपको बताती हूँ कि आजाद भारत के बाद हमारे देश में बहुत काफी टाइम के बाद एक बहुत सशक्त सरकार आई है।
और हम लोग सब लोग भारतीय इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है इस गवर्नमेंट को लेके, और वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड। जो भी फैसला हमारी सरकार लेती है हमारे देश हित में या समाज में लोगों के हित में, हम सब उसके साथ हैं, एंड वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड ईदर वेज। अगर कोई कॉपरेशन की टॉक्स होती हैं या किसी तरह से टेबल पे बैठ के रिजॉल्व करी जा सकती हैं चीजें, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन अगर जबरदस्ती का शक्ति प्रदर्शन हमारे साथ किया जाएगा, या हमें थ्रेट्स दी जाएंगी, हमारे सैनिकों के साथ गलत व्यवहार किया जाएगा, उनको शहीद किया जाएगा, तो फिर हम लोग हर तरह से तैयार हैं। और ये चाइना भी समझ चुका है। तो मुझे लगता है कि दिस इज द मूड ऑफ द नेशन राइट नाउ। जी, वैसे बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरा ख्याल है कि जो आपने कहा कि जो मूड ऑफ द नेशन है, आप उसको एक बता रही हैं कि जो भी गवर्नमेंट फैसला करेगी आप उसके साथ हैं, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं सुबुही खान साहबा, हम पाकिस्तान से बैठ के, भले हम पाकिस्तान और भारत डिक्लेयर्ड एनिमीज हैं, सॉरी दुनिया को पता, और हम 72 साल से भी लड़ ली, सारा कुछ भी किया, लेकिन मैं पर्सनली एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कहीं पे भी लोग मरे। ये तो हम उनसे पूछ सकते हैं जिनके घरों में लाशें आई हैं, वो जिनकी, आप इस कॉन्फ्लिक्ट को छोड़ें, आप कोरोना वायरस को सुबुही खान साहबा देखें, कितने तकलीफ दे है कि लोगों, कितने इतने सियाने समझदार पढ़े लिखे लोगों की जानें चली गई। तो मौत तो कभी भी अच्छी चीज नहीं कही जाएगी, भले भले दुश्मनी क्यों ना हो। सो मैं नहीं समझता कि मैं एज एन इंडिविजुअल, या हम पे से पाकिस्तानी, ठीक है मीडिया में क्या होता है वो एक और चीज है, लेकिन कोई नहीं चाहेगा कहीं भी जान जाए। सो भारत और चीनी हो, कोई भी हो, अमन से रहे। दूसरी जो बात मैं आपसे आम करना चाहता हूँ सुबुही खान साहिबा, वो ये है कि आपने कहा कि जो आपकी सरकार आपको कहेगी, एक तो मैं मीडिया के हवाले से बात करना चाहता हूँ क्योंकि आप मीडिया पे आती रहती हैं। इंडियन मीडिया को मैं देख रहा था, बहुत परेशानी और दिक्कत हुई, क्योंकि पाकिस्तान तो है नहीं है कि जरा सा पाकिस्तानी मीडिया ऑन किया, पता चला वहां पे क्या है, उसको जो है आपको खबरें मिल रही होती हैं। चीनी मीडिया को आप कोट भी नहीं कर सकते, आपको लैंग्वेज बैरियर भी बहुत ज्यादा है। बस मीडिया आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली, मैं सारा टाइम देखता रहता हूँ, सारी बात है, हम भी इंडियन मीडिया देखते रहते हैं क्या हो रहा है। तो इंडियन मीडिया को बहुत दिक्कत हुई इस चीज में समझने में कि चीनी सोच क्या रहे हैं, वहां पे हुआ क्या है। और दूसरा, आपको पता है वो कम्युनिस्ट मुल्क है, वहां पे इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है उसको भी बहुत ज्यादा जो है वो रोका गया जाता है, और अपनी मर्जी से हुकूमत अपनी वो इंफॉर्मेशन नहीं देती। तो मीडिया जो है उसने उसकी ओपिनियन स्प्लिट रही है, कईयों ने तनकीद की है हुकूमत पे, और कईयों ने कहा है जी के ये फौज की गलती है, बल्कि कहीं मैं जर्नलिस्ट को देख रहा था, उन्होंने फौज का काम है इनको रोकना, हुकूमत का काम नहीं है ये। तो ये इतनी ज्यादा तकसीम क्यों है भारत के अंदर? पाकिस्तान को लेके तो आप सारे इकट्ठे हैं, लेकिन चाइना को लेके इकट्ठे क्यों नहीं है? इतने मीडिया में क्यों ऐसे हुआ कि मीडिया ने ही फौजियों पे उंगलियां ताननी शुरू कर दी? देखिए, मैंने तो पर्सनली अभी तक ऐसी कोई मीडिया रिपोर्ट देखी नहीं है जिसमें फौज के ऊपर हमारी इंडियन मीडिया किसी तरह का सवाल उठा रही हो। हालांकि अगर आप इस तरह की बात, क्योंकि आप कह रहे हैं आप भी मीडिया में बैठते हैं, तो मैं इनवैलिडेट नहीं करूंगी आपकी बात को जो आप बोल रहे हैं। मे बी आपने शायद कुछ सुना हो, कुछ देखा हो। तो देखिए, ये सिर्फ भारत में नहीं है, आप ये कहीं भी देखिए, आप अमेरिका में देख लीजिए। कम्युनिस्ट कंट्रीज सिर्फ पॉलिटिकली कम्युनिस्ट नहीं होती हैं, कम्युनिस्ट मानसिकता भी होती है। जो कम्युनिज्म है वो एक लोगों के दिमाग में एक साइकी की तरह भी बैठ चुका है, और बहुत सारे कम्युनिस्ट के पैरोकार होते हैं जो बहुत सारी कंट्रीज में बैठे होते हैं। कुछ लोग मीडिया में भी होते हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज में होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कम्युनिस्ट विचारधारा के पैरोकार हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो अगर किसी ने इस तरह की बात करी है, मैं उसको बिल्कुल कंडेम करती हूँ कि अगर आर्मी के ऊपर उंगली उठाई गई है हमारी, या अपनी इंडियन आर्मी की गलती बताई गई है, तो उसको मैं बिल्कुल कंडेम करती हूँ। क्योंकि हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग कभी भी खुद से जाके जंगे कभी नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों के अंदर सेल्फ डिफेंस या उसको बोलिए कि डिफेंसिव ऑफेंस जो होता है, उसमें हम लोग डेफिनेटली यकीन करते हैं। क्योंकि सेल्फ डिफेंस तो हर कानून में, किसी भी कोई प्रॉपर कोडिफाइड लॉ हो या नॉर्मल ह्यूमन नेचर की जो बेसिक इंस्टिंक्ट भी होती है, अपने आप को डिफेंस करना होता है। तो हम लोग हमेशा ह्यूमन लाइफ को प्रेफरेंस देते हैं, इंसानों की कदर करते हैं, जिंदगियों की कदर करते हैं। लेकिन अगर सामने से किसी तरह का कोई वायलेशन हो रहा हो, या हमारे सैनिकों पे किसी तरह का हमला हो रहा है, जैसे अभी एलएसी पे हुआ, तो हमारे अगर 20 जवान शहीद हुए हैं, तो उनके ऑलमोस्ट 40+ शहीद हुए हैं। वो भले ही नंबर नहीं दे रहे हो, लेकिन ये बातें छुपाई छुपती नहीं है। दे आर नॉट गिविंग देयर नंबर्स बिकॉज वो उनकी मेंटालिटी है कि वो बताते नहीं है। लेकिन हमें पता है उनके 40+, हमने दुगने से भी ज्यादा उनकी जो
जवान है उनको शहीद किया ही मैं बोलूंगी, क्योंकि वो अपनी कंट्री के लिए अपनी लाइफ उन्होंने गंवाई है, तो अपनी कंट्री के लिए ऑब्वियसली दे विल बी कंसिडर्ड एज शहीद। तो सुई खान साहब ये बताएं कि जो जो सिचुएशन हमें पता चली वो ये पता चली कि बेसिकली ये हालात इसलिए खराब हुए कि जो इंडियन सोल्जर्स थे वो उन टेरिटरीज को लेना चाहते थे जहां पे चाइनीज ने जैसे कब्जा किया या वो उन्होंने टेक ओवर कर ली थी, तो इस दौरान हालात खराब हुए। तो जैसे मैं जीडी बख्शी साहब को और इंडिया के बहुत सारे एनालिस्ट को देखता हूँ, वो कह रहे, वो हुकूमत पे तनकीद कर रहे थे कि भैया ये फौज लाठी वाली डंडे वाली नहीं है, ये फौज गोलियों बारूद आपको दिया, $70 अरब आपको डिफेंस पे हम दे रहे हैं, ये आपने फौज का हाल क्या कर दिया है। तो ये मीडिया पे मैंने, मेरा ख्याल है अगर मैं गलत ना हूं तो मैं आज तक पे देख रहा था, वहां पे जो एक जर्नलिस्ट थी वो कह रही थी कि ये सैनिकों का काम है, हुकूमत का काम नहीं है, लेकिन एनी हो वो एक और बात है। तो इसमें बहुत ज्यादा पोजीशन स्प्लिट है, और मोदी साहब भी 24 घंटे के बाद आके उन्होंने अवाम को बताया है कि मैं जो है वो बात करूंगा। और राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर में, ये इंडिया के सियासतदानों के अंदर इतनी ये परेशानी क्यों आई? क्योंकि हम समझते हैं कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक थॉट है, एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड एज ए लॉयर आप सोसाइटी को समझती हैं, वो अगर हम समझते हैं कि जरा ऑफेंसिव है, तो क्यों करके राजनाथ सिंह साहब को और मोदी साहब को ये 24 घंटे से ज्यादा टाइम लगा बात करने में? देखिए चीमा साहब, हम बात कर रहे हैं वॉर की, हम बात कर रहे हैं वॉर की ऐसे वक्त में जो न्यूक्लियर पावर का टाइम है, ठीक है। ये इतनी छोटी चीज नहीं है जिसमें कि आप ये बोलें कि 24 घंटे बहुत ज्यादा समय है सोचने के लिए, दैट टू ऐसे पैंडेमिक के टाइम पे, जिस टाइम पे पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी दुनिया ही ऑलमोस्ट एक ऐसी बीमारी से जूझ रही है जो ह्यूमन सर्वाइवल ही एट स्टेक है। तो ऐसे टाइम पे मुझे नहीं लगता कि वॉर करना कोई ऐसा डिसीजन होगा जो कोई भी कंट्री प्रेफर करेगी, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो चाइना हो। और हम देख रहे हैं कि बीच में जो इंटरनेशनली जो दूसरी कंट्रीज भी इंटरवीन कर रहे हैं, वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से एक म्यूचुअल टॉक्स के थ्रू बात संभल जाए। तो अगर 24 घंटे के बाद गवर्नमेंट ने डिसीजन लेने के लिए आगे बढ़े हैं, या उन्होंने मीटिंग्स करनी स्टार्ट करी हैं, या ऑफिशियल स्टेटमेंट्स दी हैं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत परिपक्व और एक बहुत मैच्योर डिसीजन है। क्योंकि ये तो हम लोगों को पता है कि हम लोगों के जवान शहीद होने की जैसे ही खबर आई थी, हमारे जो एग्जीक्यूटिव में जितने भी सीनियर जो टीम है, जितने जो कोर टीम है गवर्नमेंट की हमारी, उन सब लोगों ने मीटिंग्स करनी स्टार्ट कर दी थी पूरी जिम्मेदारी के साथ। क्योंकि हम लोग अपने जवानों की शहादत को लाइटली नहीं लेते हैं, हम लोगों के लिए एक जवान शहीद होना भी बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह का कुछ हो। और हमारे जो अभी जल थल वायु सेना के जो चीफ हैं, वो भी माशाल्लाह बहुत प्रोएक्टिव और बहुत सशक्त इंसान है। तो आई एम श्योर कि उन लोगों ने जो डिसीजन लिया है, जो ले रहे हैं, वो भारत के लिए और भारतीयों के लिए बहुत सोच समझ के ले रहे हैं। तो उसमें किसी तरह की दो राय या कोई दो ओपिनियन समाज में या इवन मीडिया में भी नहीं है। अगर किसी की कोई पर्सनल राय हो एक आध लोगों की तो वो हो सकती है, बट एज एज अ कंट्री एंड एज अ सोसाइटी हम लोग इसमें बिल्कुल पूरी तरह से अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं। बिल्कुल ठीक है। सुबह खान साहब, अगला सवाल, क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं तो मैं उस बिहेवियर को भी थोड़ा समझना चाहता हूं, क्योंकि ये बताएं कि आज आज इंडिया के अंदर एक मूव चल रही है जी कि हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन कर देंगे इंडिया के अंदर। बल्कि मैं कल रात एक टीवी में देख रहा था, तो उन्होंने, जो एक एंकर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, आप भी जानती हैं मैं भी जानता हूं, तो वो कह रहे थे हम चाइना को ब्लॉक करेंगे, बैन करेंगे। और उसी वक्त उनके अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर एक चाइनीज प्रोडक्ट की एड चल रही थी, उसी वक्त जब वो बोल रहे थे, एक कॉर्नर पे एड चल रही थी और सुबह बड़ा उसका मजाक भी उड़ा। तो आप समझती हैं कि इस तरह चाइना की प्रोडक्ट्स को जो है वो बैन करना आसान है जब तक आप पैरेलल अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ना लगा सकें, या एक ये समझती है इस वक्त गुस्सा है भारत के अंदर, होगा नहीं, बस रेटरिक चल रही है? जी देखिए चीमा साहब, हम लोग एज ह्यूमंस हम लोग एक गलती करते हैं। हम हमेशा चीजों को बहुत एब्सोल्यूट्स में ले लेते हैं, हम ब्लैक या व्हाइट में दुनिया देखते हैं। हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि एक बीच में ग्रे एरिया भी होता है। नो डाउट हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करना चाहते हैं, हम सिर्फ ये गुस्से में नहीं कह रहे हैं। हम लोग ये जानते हैं कि जो कम्युनिस्ट जो विचारधारा होती है, जो कम्युनिस्ट कंट्रीज होती हैं, वो अपने आप को एक्सपैंड ऐसे ही करती हैं। और आजकल का टाइम जो है इन्वेड करके एक्सपैंड करने वाला नहीं है। जो ब्रिटिश ने भी हमारे ऊपर अगर राज किया तो वो भी
इकोनॉमी कंट्रोल करके उन्होंने किया, पहले वो बिजनेस करने ही आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी लेके। तो ये हम सब भारतीय समझते हैं, ऐसा नहीं है। इंडिया में बहुत सारे जो सामाजिक संगठन और बहुत सारे लोग इस चीज पे काम बहुत सालों से कर रहे हैं कि हमें चाइनीज प्रोडक्ट्स बैन कर देने चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं उनका जो अमानवीय व्यवहार है, जो उनका एक एंटी ह्यूमन, एंटी नेचर जो वो चीजें करते हैं। जैसे इवन ये चाइनीज वायरस, ये कोरोना वायरस जो हम देख रहे हैं, वो भी वहीं से आया है। तो डेफिनेटली हम उनको बैन करना चाहता है। लेकिन अगर आप किसी टीवी चैनल का इस वजह से मजाक उड़ा रहे हैं कि एक उनके नीचे किसी चाइनीज ब्रांड का एड था, तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, एक मार्केट जिसमें किसी कंट्री ने पूरी एक मोनोपोली करी हुई है, नॉट जस्ट इन इंडिया बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाइनीज प्रोडक्ट्स हर कंट्री में जाते हैं। तो जब आपने इतनी जबरदस्त मोनोपोली करी हुई है, इतनी ज्यादा डिपेंडेंस है, तो उसको रातों रात नहीं खत्म किया जा सकता है। अनरियलिस्टिक बातें हम नहीं कर रहे हैं, बट स्टेप बाय स्टेप वी कैन टेक डिसीजंस एटलीस्ट। क्योंकि देखिए, कोई भी, चाहे पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप हो या कंट्रीज के रिलेशनशिप हो, हमेशा म्यूचुअल डिपेंडेंस में चलती हैं। हमेशा दो कंट्रीज किसी ना किसी वे में एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं, लेकिन वो टॉक्सिक डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए। तो जब हम आत्मनिर्भर भारत का आह्वान करते हैं, या हमारे प्राइम मिनिस्टर जब आके हमसे बोलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाइए या स्वदेशी प्रोडक्ट्स को, लोकल को वोकल करिए, जब इस तरह की बात करते हैं, तो उनका कहना यही होता है कि डिपेंडेंस हेल्दी हो तो ठीक है, वो इतनी टॉक्सिक डिपेंडेंस नहीं हो जानी चाहिए कि सामने वाला आपके ऊपर हावी हो जाए, आप अपनी सही को सही कहने वाली आवाज भी खो दें। जो आपका एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, जो आपका एक सेल्फ डिफेंस है, जो एक जिंदगी एक सम्मान के साथ जीने का जो अधिकार है, आपका वो अधिकार ना खो जाए। तो इसलिए डेफिनेटली हम लोग बॉयकॉट कर सकते हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स को, बट वो धीरे धीरे करके होगा, वो रातों रात नहीं होगा। एंड वी आर एक्चुअली वेरी सीरियस अबाउट डूइंग दिस, क्योंकि ये आज ऐसा नहीं है कि पहली बार चाइना का ये चेहरा हमारे सामने आ रहा है। चाइना ने 1950s में भी, उस वक्त हमारी दूसरी सरकारें थी, उस वक्त भी चाइना ने दोस्त बन के हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी सुन रहे हैं उनको ये मैसेज जरूर पहुंचाना चाहती हूँ कि इन लोगों, ये किसी के दोस्त नहीं होते, ये सिर्फ अपने आप को फैलाने के लिए, कहते हैं ना कि मतलब अपने गधे को भी बाप बना लेते हैं जिस टाइम पे इन्हें अपना मतलब निकलवाना होता है। 1950s में हमारी उस टाइम पे नेहरू जी आई थिंक हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त इन लोग जब ये तिब्बत को इन्वेड कर रहे थे अर्ली 1950s में, तिब्बत का कल्चर एंड सारी चीजें, लैंग्वेज सब ये खत्म कर रहे थे, तिब्बत इन्वेड कर रहे थे, तो चाइनीज ट्रूप्स को खाने की कमी पड़ रही थी, तो तब इन्होंने इंडिया से दोस्ती करके राइस मंगवाए थे, और बहुत टाइम तक फूड सप्लाईज इंडिया से गए हैं चाइनीज ट्रूप्स को तिब्बत में। तो 1950s में आप सोचिए, हमसे इन्होंने खाना लिया, 1958 में इन्होंने हमारी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में टूर किया, दोस्त बन के हमारी कंट्री में आए, हमारे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में घूम के गए, और 1962 में हमारे साथ जंग कर दी। तो इसलिए ये लोग दोस्त कभी किसी के नहीं हो पाए हैं। तो ये हमारी जो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो इस चीज को बहुत अच्छे से जानती है। हम लोग उनसे जो बात कर रहे हैं, वो बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम अवॉइड करना चाह रहे हैं लड़ाई, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, जो हमारी गवर्नमेंट करना चाहती है। और ये प्रेजेंट गवर्नमेंट हमेशा हिंदू कल्चर, या जिसको आप बोलते हैं रिविजनिस्ट मूवमेंट चला रही है, जिसको आपके मैंने 2-4 इंटरव्यूज में देखा कि आपको वो चीज भी थोड़ा सा बुरी लगती है कि ये लोग इस तरह की बात क्यों करते हैं। तो देखिए, हम लोग बात करते हैं इंडियन कल्चर से जुड़ने की। जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं भारत की नेशनल एथॉज की, जो हमेशा इंसान को इंसान से जोड़ने की बात करती है, जो हमेशा वसुधैव कुटुंबकम में बिलीव करती है, जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानती है। लेकिन जो हमारी भाषा में उसको सनातनी बोलते हैं। सनातन धर्म जो होता है, वो होता है आपको अपना कर्तव्य पालन, आपको ट्रुथ का साथ देना, सही और गलत में डिफरेंशिएट करके सही का साथ देना। तो सनातनी का यही कर्तव्य है कि हम कोशिश करेंगे कि जंग ना हो, लेकिन अगर वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे, तो हम लोगों का शौर्य और पराक्रम से तो इतिहास भरा पड़ा है। हमारे यहाँ तो कुरुक्षेत्र की धरती आज तक लाल है। तो ये बात ये चाइनीज ना भूलें कि हम लोग सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि जाने ना जाएं, लेकिन अगर ये लोग नहीं संभलेंगे तो हमें इतिहास बहुत अच्छी तरह से याद है, और हम पुरानी गलतियां अब दोहराने के मूड में नहीं है। अच्छा, आपका बड़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे कुछ लोग सवाल भी भेज रहे हैं, उनमें से एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। वो एक व्यूअर ने सवाल किया, उसने कहा कि मैडम जो सबूगी हैं वो ये तो कह रही हैं कि हम चाहते हैं जाने ना जाएं, ये चीन के साथ तो जाने नहीं जाने चाहती है लड़ाई ना हो, लेकिन इधर कश्मीर में 1989 से लेके अब तक 2020 तक तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं,
तो ये जो आप उन्हें कहते हैं वो दहशतगर्द हैं, कश्मीरी कहते हैं हम फ्रीडम फाइटर हैं, हम भी उन्हें फ्रीडम फाइटर कहते हैं कि वो अपनी टेरिटरी के लड़ते हैं, तो ये फिर आपके दो जाविये नहीं है जिंदगी को देखने के कि चीनी जिंदगी क्या ज्यादा अहम है एक कश्मीरी जिंदगी के, कि आप उसको तो जान बचाना चाहते हैं वहां पे भी, या आप समझती हैं कि चीन ज्यादा ताकतवर है, वो आगे से जारी बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर और पता नहीं न्यूक्लियर क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे तो बेचारे नहत्ते कश्मीरी हैं। तो फिर ये सुबही खान साहबा, मेरे व्यूअर का सवाल है, ये मेरा मैं बाद में शायद करता, लेकिन वो ये दोनों आपके पैरेलल बता रहा है। बहुत अच्छा सवाल है, एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्लैड दैट द व्यूअर, जो भी उनका नाम है, ये आस्क्ड दिस क्वेश्चन, क्योंकि आपके व्यूअर्स को जो भी इस वक्त हमें सुन रहे हैं उन तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए। देखिए, यहाँ पे दो बातें, आपने बात करी कि क्या चीनी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कश्मीरी जिंदगी कम इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको क्या बोला था कि कम्युनिस्ट मानसिकता सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होती है। एग्जैक्टली यही कम्युनिस्ट मानसिकता है जो आपके सवाल से पता चल रही है कि लोगों के दिमाग में एक कश्मीरियत वर्ड जो आपने कॉइन कर लिया। हमारे लिए कश्मीर कोई भारत से अलग चीज नहीं है, हमारे लिए कश्मीरी भी भारतीय हैं, जैसे जितनी भारतीय मैं हूं उतनी ही भारतीय हमारा कोई भी कश्मीरी भाई या बहन है। लेकिन ये जो कश्मीरियत वर्ड जिन लोगों ने कॉइन किया है उसमें बहुत बड़ा रोल आप लोगों का, पाकिस्तानियों का भी है। तो ये जो एक नरेटिव होता है सेट करने का समाज में कि आप एक वर्ड कॉइन कर देते हैं, फिर बोलते हैं कि आपके साथ तो बुरा हो रहा है, आप उस इंसान के दिमाग में डर डालते हैं, आप उस इंसान के दिमाग में एक विक्टिम माइंडसेट डालते हैं। ये एक बहुत कम्युनिस्ट विचारधारा है कि गुटों वर्ड्स कॉइन करके लोगों को आइसोलेट कर देना समाज से और फिर उनके डर के ऊपर अपनी राजनीति चलाना। देखिए, कश्मीर में हम सभी जानते हैं कोई हमारी टेरर तो कोई आउटफिट्स नहीं है, भारत में तो कोई आतंकी संगठन नहीं है, भारत ने तो लश्कर ए तौयबा नहीं बनाया, भारत ने तो जैश ए मोहम्मद नहीं बनाया या हिजबुल मुजाहिदीन नहीं बनाया। तो कश्मीर में जितने भी टेररिस्ट काम कर रहे थे आज तक या कश्मीर के युवाओं को जो भड़का रहे थे, वो सब आपके पाकिस्तान से ही आए हुए थे। ये तो हमें, कश्मीर का तो हमारा हमेशा की लड़ाई है। तो आप मतलब, मुझे नहीं पता जिन्होंने सवाल पूछा वो पाकिस्तानी है या क्या है। कश्मीर का अगर आप भारत का कल्चर देखें तो कश्मीर को तो हम क्राउन ऑफ भारत कहते हैं, क्योंकि कश्मीर हमारे लिए सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। कश्मीर हमारी कल्चरल, हमारी हिस्ट्री से कश्मीर की जड़ें जुड़ी हुई हैं। हमारे बहुत बड़े बड़े ग्रंथ कश्मीर में लिखे गए हैं जो हमारी कल्चर के बहुत बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी। उनको जो जगत गुरु की उपाधि मिली थी वो भी कश्मीर में मिली थी, और शारदा पीठ में। एंड अनफॉर्चुनेटली वो शारदा पीठ आज के टाइम पीओके में है। तो मैं आप लोगों से उल्टा ये सवाल करती हूँ कि जब आप बोलते हैं, जब आप बात करते हैं धर्म स्थलों की, या आप बात करते हैं कि माइनॉरिटीज के साथ भारत में बुरा हो रहा है, तब आप ये क्यों नहीं सोचते कि धर्मस्थल तो दूसरे इंसान का भी है, रिलीजियस फीलिंग्स दूसरे इंसान की भी हर्ट होती हैं। अगर हमारा शारदा पीठ उस पीओके में, आपकी तो कोई रिलीजियस फीलिंग्स नहीं है शारदा पीठ के साथ, लेकिन जिन लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स हैं उन लोगों की आप कितना रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट कर रहे हैं। तो जिसने भी ये सवाल पूछा है मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि हमारे लिए चाहे चीनी हो, हम इंसानों को चीनी, कश्मीरी या इस तरह से डिवाइड नहीं करते। हमारे लिए इंसान इंसान है। हम कभी भी बॉर्डर पे कितनी बार सीज फायर करते हैं, हम कितनी बार वायलेट करते हैं बॉर्डर की जो गाइडलाइंस होती हैं, या हमारे आपस में जो सीज फायर वायलेशंस होती हैं, कितनी बार हमारी तरफ से इनिशिएट होती हैं चीजें। चीमा जी, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। हमारे लिए पाकिस्तानियों की भी जान इतनी इंपॉर्टेंट है। जब हम सीएए लाते हैं, जब हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाते हैं, तो वो हम ह्यूमन राइट्स के लिए ही लाते हैं। जो पाकिस्तान में प्रताड़ित माइनॉरिटीज हैं, भले ही वो पाकिस्तान में प्रताड़ित हैं, भले ही वो विभाजन के टाइम पे पाकिस्तान चले गए हों, हम ये नहीं सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि किसी का परसिक्यूशन नहीं होना चाहिए। स्पेशली हमारे पड़ोस में अगर कोई है वो दुखी है, तो हमने उनके लिए सीएए लाए। और ना ही सिर्फ उनके लिए सीएए लाए, भारत में मुसलमानों की, जिनकी आप लोगों को बहुत फिक्र होती है पाकिस्तान में, भारत में मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए कितने राइट्स हैं। अगर मैं आपको गिनवाने बैठ जाऊं तो शायद पूरा शो खत्म हो जाएगा, शायद पूरे शो का टाइम कम पड़ जाएगा। तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये कोई ड्यूअल हमारे पैरामीटर्स नहीं है। और कश्मीर में जितने भी लोगों की जान गई है वो हमेशा पाकिस्तान फंडेड या पाकिस्तान बैक्ड टेररिज्म की वजह से हुआ है, जो आप लोगों ने हमेशा किया है। और ऐसा नहीं है, कश्मीर में अभी भी बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें बहुत प्यार मोहब्बत के साथ लोग रहते हैं। पूरा, जब आप जम्मू एंड कश्मीर पूरा बोल देते हैं तो आप एक बहुत गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं। जेएनके में एक बहुत छोटी घाटी की सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं
जिनको टेररिस्ट पाकिस्तान बैक टेररिज्म की वजह से जो डिस्टर्ब कर दी गई थी। लेकिन हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, हमारी एनआईए ने बहुत अच्छा काम किया है पिछले 1 साल में कश्मीर में। हमने वहां पे आतंक को बहुत अच्छे से कर्ब कर लिया है। और आप ये मानिए कि हम जो ऑफिशियल फिगर्स थी पिछले 30 सालों में, आई थिंक 50,000 से ज्यादा वहां पे डेथ्स हुई हैं टेरर एक्टिविटीज की वजह से, पाकिस्तान की वजह से। लेकिन अब हम लोगों ने, जब से हमने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A एब्रोगेट किया है, तब से वहां पे किसी की जान नहीं जा रही है, कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं हो रहा है। कश्मीर वहां पे पूरे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ भारत का तिरंगा झंडा लहरा रहे हैं। वहां पे किसी आतंकी संगठन के झंडे नहीं लहरा रहे हैं, वहां पे पाकिस्तान के झंडे नहीं लहरा रहे हैं। तो शायद आप लोगों को ये बात थोड़ा चुभ रही होगी कि आप लोग, जो आपको ये लगता रहा था कि भाई हम शायद इन सीडीएस वे में अंदर जाके थोड़ा सा एक अपना एक्सपैंड कर सकते हैं अपने आप को, तो वो आप अफगानिस्तान में भी ट्राई करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस मानसिकता से हमें अब ऊपर आना चाहिए। चाहे आपके पास कम एरिया है, चाहे आपके पास ज्यादा एरिया है, उसमें खुश रहिए। जो आपके अपने पाकिस्तानी है, अब शिया अहमदिया, ये वो, उनको इन सब में मत बांटिए। ये मैं सीरियसली बोलना चाहती हूँ चीमा साहब। आपके एक पॉइंट मुझे बहुत, मुझे एक्चुअली व्हेन आई गॉट टू नो, तो मुझे लगा कि 21वीं सदी में एक किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये लिखा हो, आपकी कंट्री का जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ था आपका पाकिस्तान बनने के बाद, तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है अहमदियाज आर नॉट मुस्लिम्स। आई वाज शॉक्ड टू नो दैट कि मतलब वो खुदा, वो अल्लाह, देखिए मैं भी मुसलमान हूँ, मैं ठीक है संस्कृति से हिंदू हूँ, लेकिन मैं पंथ से, फेथ से मुसलमान हूँ। तो मेरा इतना भरोसा है उस खुदा में कि उसने वो जो द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल, जिसने पूरी दुनिया बनाई है, जो सब सारी मखलूक का मालिक है, वो लोगों को शिया, सुन्नी, अहमदियाज, बरेलवी, देवबंदियों में नहीं बांटता, वो फिरका परस्ती नहीं करता। तो मुझे लगता है कि आपको भी इन सब चीजों से अब ऊपर उठ जाना चाहिए और कश्मीर से फोकस हटा के आप अपनी कंट्री को थोड़ा अब अच्छे तरह से रखिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप पड़ोसी हैं, खुशहाल रहें। पड़ोसी खुशहाल रहेगा तो हमें भी खुशी होगी, और हमसे जो भी मदद हो सकती है आपकी हम लोग करते ही हैं टाइम टू टाइम। आपने बहुत बातें कर दी हैं इसबुल खान साहब, मुझे थोड़ा जवाब चाहिए देना है। पहली बात तो आपने बात की, बहुत मैंने ये सारा पेपर लिखा हुआ है आपकी बातों से, जो आपने पॉइंट्स बनाए। देखिए पहली बात है, आपने कहा आपको बड़ी दुख हुआ जब अहमदीज को हमने, आपको पता है अहमदीज को क्यों हम मुसलमान नहीं कहते? डू यू नो दिस? चीमा साहब, मैं ये नहीं जानना चाहती आप क्यों नहीं कहते, मैं ये जानना मेरे सवाल तो सुन लीजिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई एक इंसान कौन होता है किसी को सर्टिफिकेट बांटने वाला कि वो मुसलमान है या नहीं है? वो हक सिर्फ खुदा के पास है, वो हक सिर्फ अल्लाह के पास है। सुनिएगा, वी आर नॉट सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटीज कि हम ये बोलें कि कौन मुसलमान है और कौन मुसलमान नहीं है। ये ठेकेदारी हमें बंद करनी पड़ेगी लोगों के ईमान में। मैं आपको बताता हूँ, बड़ी आपने अहम बात की है। पहली बात आपने कहा आपको ये नहीं पता कि हमने उन्हें क्यों मुसलमान नहीं कहा। मैं बताता हूँ, देखिए हमारे मजहब में, इस्लाम में, हम ये समझते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें हम आखिरी नबी मानते हैं, उनके बाद हम किसी को नबी नहीं कह सकते। सो सिंपल। तो अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई बंदा ये कहे कि फला बंदा जो है वो नबी है, पैगंबर है, या ये उनके बाद भी कोई बंदा हिदायत दे सकता है, अल्लाह, कुरान और नबी के बाद भी कोई हिदायत दे सकता है, तो हम डेफिनेटली उसको मुसलमान नहीं मानते। सो इससे हम बोलते हैं फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट पे हमारा यकीन होना चाहिए कि अगर मैं हूं और मैं कहूं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नबी है, लेकिन उनके बाद भी कोई बंदा हो सकता है, हमारे इस्लाम में ऐसे नहीं हो सकता। सो आपको अपनी कैटेगराइजेशन करनी पड़ेगी। और दूसरी बात आपने की, हमने सर्टिफिकेट क्यों दिया? मैडम, हम एक इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस्लामिक है। हमने अपनी सारी की सारी जो जिसे कहते हैं जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसको इसके इर्द गिर्द घुमाया हुआ है। तो इसलिए पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने और पाकिस्तान के लोगों ने यह फैसला किया कि अगर कोई सेक्ट बनता है और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तो मानता है, लेकिन आखिरी नबी ना मानते हुए उनको और भी एक बंदा खड़ा कर देता है जी कि ये फलां शख्स जो है ये है, तो हम उसको नहीं मानते। ये है रीजन और लॉजिक, इसको समझना जरूरी है। अगली बात है जो एक एक करके कर लेते हैं ना, फिर बात हो नहीं पाएगी। ये चलिए, आपकी बात मैंने मानी, आपकी बात मैंने ऊपर रखी कि आप इस्लामिक स्टेट है, ठीक है।
इस्लामिक स्टेट का मतलब आप कुरान और शरिया के हिसाब से चलते हैं? कुरान में या किसी ऑथेंटिक हदीस में, फैब्रिकेटेड हदीस की बात नहीं मैं कर रही हूँ, देखिए कुछ ऑथेंटिक हदीस हैं, कुछ ज़ईफ हैं, फैब्रिकेटेड हदीस हैं, सरासर झूठे हैं, बिद्दत हैं जो कि बाद में लोगों ने इनोवेशंस कर दिए इस्लाम में, जिसकी वजह से मोस्टली कंफ्यूजन होता है। तो ऑथेंटिक हदीस में या कुरान शरीफ में क्या कहीं भी किसी इंसान को अल्लाह ताला ने ये राइट दिया है कि अगर कोई नहीं मानता है तो आप ये डिक्लेयर करिए कि वो मुसलमान नहीं है? क्या ये नहीं कहा गया, क्या ये नहीं कहा गया कि काफिर को भी काफिर मत कहिए, नॉन बिलीवर को भी नॉन बिलीवर मत कहिए? आपको वो अधिकार नहीं है, वो अधिकार सिर्फ ऊपर वाले के पास है डिसाइड करने का कि कौन धार्मिक है और कौन अधर्मी है। देखें सबूई खान साहब, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, ये जो लोग हैं, वो किसी को जन्नत या जहन्नम के सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, ठीक है? हर बंदे का अपना एक इंडिविजुअल कंडक्ट है, ठीक है? कई लोग ऐसे तो मुसलमान होना, सुनिए ना, मुसलमान, अच्छा सुनिए मैं इसमें बात, अरे देखिए समझदार के लिए इशारा काफी होता है। आप जन्नत या दोजख का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, ईमान का नहीं दे रहे, मान लिया, लेकिन एक बात तो बताइए, क्या मुसलमान होना किसी इंस्टीट्यूट की कोई डिग्री है जो कोई इंसान दे सकता है? मुझे इसका जवाब चाहिए। कुरान में कोई रेफरेंस है, कुरान की कोई वर्स है जो ये कहती हो कि आप डिसाइड कर सकते हैं कौन मुसलमान है कौन मुसलमान नहीं है? एक इंसान ये डिसाइड कर सकता है? सुनिएगा, अब मैंने आपको कभी रोका नहीं, आप जितना मर्जी बोले, मैं बीच में ना बोलता हूं ना टोकता हूं। आपसे भी मुझे इतनी दरखास्त है, आपने सारी 10 मिनट बात की, मैंने एक दफा भी नहीं टोका। आप भी मुझे काइंडली मेरी बात जो है, मैं चाहता हूं वो डिलीवर कर लूं, जो आपने सारी बातें की, 2-4 मिनट लगेंगे। पहली बात तो यह है जो मैंने अहमदीस के बारे में की, कि आप किसी के पास कोई हक नहीं है कि वो हमारे नबी के बाद कहे जी हम समझते हैं कि आपने इस्लाम, दायरा इस्लाम में भी रहना है, कुरान को भी मानना है, नबी को भी मानना है, तो फिर ये नहीं है कि आप किसी को कहेंगे जी फलां शख्स जो है ये भी एक नबी है या इसके पास भी कोई पावर है कि वो लोगों को तालीमात दे सकता है। एक चीज। दूसरी, आपने पार्लियामेंट की बात की कि उसने क्यों कहा। देखें, पहली बात तो यह है कि पार्लियामेंट ने यह नहीं किसी को कहा कि तुम जहन्नमी हो, तुम जन्नती हो। पार्लियामेंट एक नेशनल कंसेंसस है जिसमें पार्लियामेंट ने फैसला किया कि जी ये लोग जो हैं, ये जो सेक्ट है, ये बेसिकली लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि ये नजदीक तरीन है इस्लाम के, और नजदीक तरीन होने की वजह से ये कंफ्यूजन फैलाता है। ये सारी चीजें मानते हैं लेकिन एक नया एडिशन करते हैं, तो लिहाजा ये कैटेगराइजेशन होनी जरूरी है कि इस्लामी रियासत के नाते होने। अगर पाकिस्तान के डेमोक्रेट्स ने फैसला किया है, तो मेरा ख्याल है ये डेमोक्रेटिक कंट्री में उनको हक है, कोई शरीयत या किसी के ऊपर लागू नहीं किया गया। अब मेरी बात सुनिएगा, ये एक पॉइंट हो गया। आगे चले जाएं। आपने कश्मीर की बात की, आपने कहा जी अभी तो देखें वहां पे कितना अच्छा चल रहा है 370-35A के बाद। पहली बात तो यह है मैडम, आज भी कश्मीर में 2G टेक्नोलॉजी है, और आप सबूई खान साहबा जहां पे बैठी हैं वहां 4G टेक्नोलॉजी है। और बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मैं देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा कि हम ये चाहते हैं, हम समझते ये हैं कि कश्मीर में 2G आना चाहिए, 4G आना चाहिए, इस पर हम कमेटी बना देते हैं, वो फैसला करेगी कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अभी भी कश्मीर गवर्नर रूल के तहत चल रहा है, अभी भी कश्मीर दिल्ली से डील होता है। लोगों के जो एक डेमोक्रेटिक सेकुलर पॉलिटिकल रियासत होने के नाते आप क्या समझती हैं, यू आर अबव ऑल, यू आर अ लॉयर, एक लॉयर होने के नाते आप क्या समझती हैं कि दिल्ली अगर बैठ के फैसला करे जो है वो किसी एक सूबे के लिए, तो तकलीफ तो नहीं होगी कि मेरे चुने हुए लोग क्यों फैसला नहीं कर सकते और दिल्ली हमारे लिए क्यों फैसला करता है। और मैडम आपने बात की कि जी वो देखें, क्या कश्मीरी आपके साथ आपका नेशनल डे मनाते हैं? नहीं। रिपब्लिक डे नहीं मनाते, ईद वो नहीं मनाते। देखिए 72 साल से वो कभी उन्होंने कश्मीर के किसी चौक में आपके नेशनल डे पे आपके साथ मिलके आपका झंडा नहीं लहराया। मैं ये नहीं कहता कि आपका झंडा लहराना चाहिए, जो जारी बात है, आपका एक मुल्क है, कानून है, सब कुछ होना चाहिए। कश्मीरियों ने तो कभी नहीं किया, वो तो रेजिस्ट करते हैं, ब्लैक डे मनाते हैं 15 अगस्त को, जो कि वो इनका एक पॉलिटिकल राइट है। वो कहते हैं कि आपने सब्जुगेट किया हुआ है। और दूसरी मैडम आपने बात कर दी कि जी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी कर रहा है। मैडम हम दहशतगर्दी कर रहे हैं? देखें, आपको 6-7 लाख या 8 लाख फौज की वहां बिठाने की वजह क्या जरूरत पड़ गई? क्यों वहां पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं? क्यों वहां से दिल्ली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशन करता है, मिलिट्रिस्टिक जो एक इतना बड़ा नेटवर्क फैलाया हुआ है? हम पिछले 72 साल से सुन रहे हैं कश्मीर के अंदर सिर्फ 200-250
जो जिहादी रह गए हैं, 200-250 जिहादी रह गए हैं। ये हर दौर में एक नई स्ट्रगल होती है। मैं तो कहता हूं आप एज ए लॉयर, मेरा ख्याल है आप दाद देंगे उन लोगों को जिन लोगों ने लाखों जानें कुर्बान कर दी। वो आज भी झुके नहीं, वो आज भी डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, और कोई कहीं से सपोर्ट नहीं है। पाकिस्तान सपोर्ट नहीं कर पा रहा। माजी में पाकिस्तान ने सपोर्ट की सूई खान साहबा, जो हकीकत है, लेकिन मेरा ख्याल है मुशर्रफ के आने के बाद जब कंपोजिट डायलॉग शुरू हुआ, हालात बेहतर हुए, तो वो सपोर्ट खत्म हो गई। तो इस वक्त तो कश्मीरी आइसोलेटेड। और अबव ऑल जो आपने एलओसी के ऊपर इतना बड़ा वायर स्ट्रक्चर खड़ा किया है, अगर उसके बाद भी कुछ चीज वहां से चली जाती है तो ये सवाल तो आपकी फौज से होना चाहिए। और मैडम यकीन करके माने, पाकिस्तान के अंदर देखिए, दुनिया में आइडियल कंडीशन कहीं भी नहीं होती, तो पाकिस्तान के अंदर भी आइडियल कंडीशन नहीं है, भारत के अंदर भी आइडियल कंडीशन नहीं है। मैं ये नहीं हमें कहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान बहुत सॉफ्ट है इस वक्त कश्मीर के ऊपर। जो पाकिस्तान की जो पब्लिक है, पाकिस्तान की पब्लिक चाहती है कि जो कश्मीरियों के साथ जुल्म होता है, जो ज्यादती होती है, पैलेट गन यूज होती हैं, बच्चों को मारा जाता है, खवातीन से रेप होता है, उनके चेहरे डीफेस कर दिए जाते हैं, घर चला दिए जाते हैं, तो एक नेचुरल एनवायरनमेंट वहां पे ठीक नहीं है। और कितनी कुछ देर एक अननेचुरल वे से आप कंट्रोल करते रहेंगे। ये मैंने जो आपने बातें की सूई खान साहबा, मैंने थोड़ी सी उसको एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की है, ताकि जो हमारे भारतीय जवान देख रहे हैं, हमारे फॉलोअर्स देख रहे हैं, और जो पाकिस्तानी इस वक्त हजारों की तादाद में फॉलोअर्स हमें फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, हजारों की तादाद में, नॉट सैकड़ों की तादाद में, तो उनको एटलीस्ट पता हो सूई खान साहबा कि पाकिस्तान का मौकफ जो है वो बड़ा क्लियर है। हम डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली कश्मीर को सपोर्ट करते हैं। कश्मीरी हमें कहते हैं कि हमें आप ऐसे क्यों सपोर्ट करते हैं, मिलिटरीली भी सपोर्ट करें, लेकिन हम समझते हैं काश कभी अक़वाम मुत्तहिदा जागेगी, काश कभी दुनिया को कॉन्शियस जागेगा, काश कभी ऐसा वक्त आएगा कि गरीबों की, मस्कीनों की, इन दुखियों की फरियाद कभी सुनेंगे, या कि चीन के मुकाबले में डर जाएंगे और कश्मीरियों के ऊपर गन उठा लेंगे। ये दो रवैये हैं जो उस लड़के ने सवाल किया। मेरे अंदर की भी थोड़ी सी यही ख्वाहिश है। जी जी चीमा साहब, बहुत अच्छी बात आपने करी। मुझे आपके मुंह से ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, आपको लोगों की जिंदगियों की या लोगों की चैनो अमन की, सुकून की फिक्र है। लेकिन काश ये सोच, काश ये सेम यही पैमाना आप बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर भी लागू करते। काश यही पैमाना आपने कहा कि अहमदियास को हम ईमान का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, लेकिन जब वहां पे परसिक्यूशन होता है अहमदियास का, जब वो मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, तो काश वहां पे आप ह्यूमन राइट्स सोचते। जब शियाओं को वाजिब कत्ल माना जाता है आपकी कंट्री में, शियाओं को पता नहीं किस सेंस में आप मानते हैं वाजिब कत्ल, उनको इतनी बहुत ज्यादा तादाद में शिया मारे जाते हैं, काश तब ये ह्यूमन राइट्स आप सोचते। जब स्कूल में बच्चों में, आपके स्कूल में, एक मिलिट्री स्कूल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बॉम्ब फूटते हैं और मतलब मासूम बच्चों की लाशें लग जाती हैं, काश उस वक्त आप ये सोचते। जब आपका बैग्ड तालिबान अफगानिस्तान के काबुल में मैटरनिटी वार्ड में 6-6 महीने के बच्चों के परखच्चे उड़ा देता है, काश ये ह्यूमन राइट्स की बात आप तब सोचते जब वहां पे आपकी माइनॉरिटीज में लोगों का फोर्सफुल कन्वर्जन होता है। आपके इमरान खान जो आपके सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके एक अब्दुल खालिक हैं, एक फेवरेट फ्रेंड, उनकी भड़चूंदी दरगाह में ऑर्गेनाइज्ड वे में सिस्टमैटिकली सरकार के संरक्षण में जब लोगों का धर्म परिवर्तन होता है, काश वहां पे आप ह्यूमन राइट्स की बात सोचते। जब वहां पे हिंदू या आपके पाकिस्तान के हिसाब से जो भी माइनॉरिटीज हैं, जब उनके साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है और उनके पिताओं की बिलखते हुए, रोते हुए, चीखते हुए वीडियोस पूरे मीडिया में चारों तरफ आती हैं, काश उस वक्त आप महिला सम्मान के बारे में सोचते। दूसरी बात आपने बात करी कि कश्मीर में 2G इंटरनेट है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि लोगों की जिंदगियां ज्यादा इंपॉर्टेंट है या 2G इंटरनेट और 4G इंटरनेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मैं आपको एज अ लॉयर ये बात बोल रही हूँ। देखिए, नो डाउट कश्मीर में अभी सिचुएशंस नॉर्मल होने में टाइम लगेगा, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। मैं, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप हमेशा जानेंगे कि मैं बहुत ज्यादा सत्य प्रज्ञता पे यकीन करती हूँ। मैं सही को सही और गलत को गलत कहती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कश्मीर बिल्कुल एक नॉर्मल भारत की और किसी स्टेट की तरह रन हो रहा है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब किसी खतरनाक बीमारी का कोई इलाज होता है, जब कोई कैंसर का किसी का इलाज होता है, जब पेशेंट आईसीयू में होता है, तो उसको थोड़े टाइम के लिए आइसोलेट किया जाता है,
उसको थोड़े टाइम के लिए बैक्टीरिया से, इन्फेक्शन से या पैरासाइट से या जख्मों को कुरेदने वाले लोगों से दूर रखा जाता है। इस वक्त इंटरनेट अगर कश्मीर में चलेगा और वहां पे लोगों के इमोशंस इंसाइट करने वाली वीडियोस सर्कुलेट होंगी, हालांकि अभी जो टू दिस डेट जो हम अब बैठे हैं, अब तो इंटरनेट वहां पे चल रहा है, वहां पे फोन कॉल्स भी चल रही है, मेरे लोगों से बात होती है, कोई किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन ब्लॉकेड अब कश्मीर में नहीं है। लेकिन जिस वक्त किया भी गया था उस वक्त रीजन सिर्फ यही था कि किसी तरह की कोई अफवाह ना फैले, क्योंकि लोग वल्नरेबल थे। दूसरा, आप कह रहे हैं कि हाँ भारत का कोई वहां पे झंडा नहीं उठाता, हो सकता है कि पहले ना उठा पाता हो, चाह के भी ना उठा पाता हो, क्योंकि घर घर में आप लोगों ने आतंकवादी बैठा रखे थे। आज के डेट में जब उन आतंकवाद के क्लच से हमारा कश्मीर निकल आया है, तो वहां पे बच्चे पूरा चैन के साथ, खुशी के साथ झंडे फहरा रहे हैं। आप बात करते हैं कि आपने बॉर्डर पे पूरा अच्छे से बाउंड्री बनाई हुई है, पूरा वायर्स हैं, एवरी आपकी सिक्योरिटी टाइट है, तो फिर कैसे बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है? तो इसका जवाब तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके जो कसाब हैं वो तो हमारे एक बहुत बड़े महानगर तक, मुंबई तक पहुंच जाते हैं 26/11 का अटैक करने। तो अब ये तो आप ही बता पाएंगे कि वो लोग बहरूपीय हैं या क्या हैं, जिस किस तरह से वो बॉर्डर इन्फिल्ट्रेट करते हैं। और हमारी अभी आप देखिए, अभी अभी जस्ट मैं आपको अप्रैल में बता रही हूँ, अप्रैल में आप लोगों ने 2 बार हमारे बॉर्डर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करी, आतंकवादियों ने अंदर घुसने की कोशिश करी। आपके वो रियाज नाइकू, आपको तो लगेगा कि बहुत मैथमेटिशियन और बहुत एडुकेटेड किसी इंसान को गिरा दिया, लेकिन हमारी नजर में आतंकवादी आतंकवादी है, चाहे वो मैथमेटिशियन हो, चाहे वो पीएचडी स्कॉलर हो। अगर वो आतंकवाद करने की नियत से हमारे बॉर्डर को क्रॉस करेगा, तो आई एम सॉरी टू से कि हम उसकी आरती नहीं उतारेंगे। तो ऐसे ही आपके रियाज नाइकू को और आपके बहुत हाई वैल्यू, आई थिंक 2-3 टेररिस्ट हमने पिछले अप्रैल मई में मार गिराए हैं। और जैसे हमारे मेजर गौरव आर्या कहते हैं कि जब आप इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित होंगे, दैट मीन्स यू आर साइनिंग योर डेथ वारंट। आप अपने डेथ वारंट पे अगर साइन कर रहे हैं, अगर आप सुसाइड बॉम्बर बन के अपनी जिंदगी लेने के लिए जा रहे हैं, तो आपको कौन बचा सकता है? तो ये मैं आपको बोलना चाहती हूँ। और कश्मीर की मैं आपको नंबर्स और बता देती हूँ कि 5 अगस्त पिछले साल, 5 अगस्त को जब ये आर्टिकल 35 और 370 एब्रोगेट हुआ है, उसके बाद कोई सिविलियन डेथ्स नहीं हुई है कश्मीर में, उसके बाद कोई पत्थरबाजी नहीं हुई है कश्मीर में। आप लोगों ने पत्थरबाजी को बिजनेस बना रखा था, आप लोगों ने वहां पे लोग बैठा रखे थे जो पैसे दे दे के यंग बच्चों को, यूथ को बिगाड़ रहे थे, आप लोगों ने हथियार बांट रखे थे, आप लोगों ने आतंकवादी जगह जगह बैठा रखे थे। तो यूथ डरा हुआ था, कुछ भटका हुआ था, कुछ डरा हुआ था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो आज उन कश्मीरियों को बहुत ज्यादा एक संरक्षण मिला है और उनको उस आतंकवाद के क्लच से हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने और हमारे देश ने निकाला है उन कश्मीरियों को, और उनका बहुत ब्राइट फ्यूचर है। अब स्वात वैली में किसी मलाला यूसुफजई को पढ़ने के लिए दिमाग में गोली नहीं मारी जाएगी। अब हमारे भारतीय इतिहास में तो उसी स्वात वैली में बैठ के गार्गी, मैत्री, मदालसा वेदों के मंत्र लिखती हैं, पुराणों के, वेदों के मंत्र हमारी संस्कृति में महिलाएं लिखती हैं। तो अब कश्मीर हमारा उस जो हमारा ग्लोरियस इतिहास है, उस इतिहास तक कश्मीर जाएगा जो क्राउन ऑफ इंडिया भारत कहलाया करता था। अब कश्मीर उस रास्ते पर है। तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो आप सोचिए, इट्स मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप देखिए, कश्मीर का फ्यूचर इज वेरी ब्राइट एंड आई एम टॉकिंग एज अ लॉयर ऑल्सो। नहीं, जबरदस्त है। मैं सिर्फ आपने कहा ना कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की आप बात कर रही हैं या लोगों की आजादी की, इधर आप हमें कह रही हैं कि जी आप अहमदिया, शिया, सुन्नी की आपने बात की। मुझे सिर्फ इतना बता दें, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का एक अदारा है, ठीक है जी, जिसका काम यह है टू मॉनिटर द रिलीजियस फ्रीडम, और वो इंडिया आना चाह रहे थे और आपके फॉरेन मिनिस्टर ने कांग्रेस में और लेटर दिया है कि हम उनको वीजा नहीं दे रहे कि वो आके भारत में गेज कर सकें कि इंडिया के अंदर इस वक्त कितनी जो कन्वर्जन्स हो रही हैं, कितनी रिलीजियस फ्रीडम है। हम उनको आजादी नहीं देंगे कि वो भारत के अंदर आके देखिए। जरा मेरी बात सुनिएगा मेरी बहन, आपने कहा आप पाकिस्तान की बात कर रही हैं, आपको पता है जो स्टेट डिपार्टमेंट का अदारा है, ठीक है जी, वो ये कह रहा है कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, हमारे लिए, अमेरिका के लिए, जिसको आप बहुत अच्छा अपना इत्तेहादी समझते हैं, उसके फॉरेन ऑफिस का एक अदारा आपके पास आके आपको चाहता है और उन्होंने कहा हम नहीं गेज होने देंगे। पिछले साल इन्होंने हमें लिख दिया था कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, तो शायद इस दफा हमें फिर लिख देंगे, हालांकि उससे पहले कभी नहीं लिखा था उन्होंने।
तो जब से मोदी सरकार आई वहां पे सबूई खान साहबा हालात इस तरह के बने कि अब आपको रोकना पड़ रहा है ऑर्गेनाइजेशंस को, और वो कोई एनजीओ नहीं है, वो कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो स्टेट के अदारे का सब्सिडरी ऑर्गन है। एक बात मैडम। दूसरी बात आपने, यू आर ए लॉयर, आपने कहा फंडामेंटल 2G की जरूरत है या जान की जरूरत है। मैडम आप नहीं समझती कि 4G का कनेक्शन जो है इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन। मतलब फॉरगेट एनीवन। मतलब मैं आजकल की बताऊं आपको, कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट कंपनियों ने इंटरनेट कवरेज नहीं दी हुई जी, पहाड़ों पे जी, गिलगित में, और बहुत सारे हमारे गांव में लड़के जो हैं वो घरों में ऑनलाइन पढ़ते हैं। मैं भी पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में, तो ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ। तो मैंने तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि ये बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है कि अगर किसी के पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि लोग शहरों में रहते थे, इस तरह कभी क्लासें ऑनलाइन पढ़ी नहीं। तो मुझे ये बताएं सबूई खान साहबा, 2G इंटरनेट फंडामेंटल राइट की वायलेशन नहीं है कि दिल्ली के लोग, पूरे इंडिया के लोग तो इंटरनेट फैसिलिटी लें और कश्मीरियों को कहें आपकी जानें हमें चाहिए। और दूसरी बात ये बताएं, आपने कहा कि वो कहीं बीमारी होती है तो किसी को कोई पैरासिटामोल देनी पड़ती, किसी को कोई गोली देनी पड़ती है। ये कौन से बीमार है जो 72 साल से बीमार बैठे हुए, इनकी बीमारी की तशखीस ही नहीं आपसे हो रही। मतलब आपने दुनिया जहान के सारे टोटके लगा लिए, देसी लगा लिए, हमारे यहाँ कहते हैं देसी गोली, वलैती गोली जो बाहर से आती है उसे कहते हैं वलैती गोली, कोई इसको कोई दो, कोई इसका वो और किस्म का इलाज कराओ। मतलब इतनी बड़ी रियासत, आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आपके अंदर इतने इतने कॉम्पिटेंट लोग हैं, फौज में, सियासत में, वकीलों में, बड़े बड़े नाम है इंडिया के, जिनके मैं नाम लूं तो शायद लिस्ट ना बन पाए मुझसे। इतने पढ़े लिखे लोग ये फैसले ही नहीं कर पाए कि इन गरीबों को, इन कश्मीरियों को मसला क्या है। और आपने कहा कि नहीं 2G को, इनको 2G चाहिए क्योंकि इनकी जिंदगी इंपॉर्टेंट है। मैडम अगली बात जो आपने एक दो बातें की, आपने कहा जी आपके वाजिबल कत्ल करार दे जाते हैं शिया सुन्नी। पाकिस्तान में कोई ऐसा लॉ नहीं है जिसके तहत कह सके कि जी फलां बंदा या फलां सेक्ट या फलां सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है वो वाजिबुल कत्ल है। पहली बात। आपकी दूसरी बात, अगर एक सेकंड आपकी आवाज कट गई थी, मैं सुन नहीं पाई, दोबारा प्लीज बोलिए। अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? सही जी 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 आ रही है। जी जी, मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान में कोई ऐसा लॉ नहीं है कि आप कह सकेंगे जी फलां जगह जो है वो आपकी क्या उसे बोलते हैं अदारा या कौम या सेक्ट या लोग जो हैं वो वाजिबुल कत्ल हैं। देखें हम एक डेवलपिंग स्टेट है, हमारे चैलेंजेस है बहुत ज्यादा। मैं ये नहीं कहता कि आइडियल सिचुएशन है या कत्ल हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रियासत की तरफ से जबर नहीं है कि जी आप ये हो सकते हैं या ये नहीं हो सकते। और आपने बात की मैडम हमारे स्कूल के बच्चों की, मैं आपको बता दूं, अब आप मानेगी नहीं, लेकिन अजीत डोवल साहब जो हैं उनकी एक बड़ी मशहूर डोवल डॉक्ट्रिन है जो कि पाकिस्तान में बहुत गर्दान की जाती है। वो डोवल डॉक्ट्रिन ये है कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज इस्तेमाल करो ताकि पाकिस्तान की फौज को कमजोर करो, पाकिस्तान के अंदर नॉन स्टेट एक्टर को स्पॉन्सर करो ताकि फौज इंगेज रहे। कभी हमें ईस्टर्न बॉर्डर पे इंगेज कर दिया जाता, सो हमारी फौज तो लड़ते लड़ते थक गई। कुछ हमारी गलतियां भी थी, मैं नहीं कहता हम दूध के धुले हुए। हमने जो अफगानिस्तान में जहाद हुआ, नॉन स्टेट एक्टर को सपोर्ट किया, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक गलत पर्सपेक्टिव था। हमें वो उसका कोई मोडालिटी तय होनी चाहिए थी, को पता होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो गया। तो इंडिया हुकूमत ने जो अफगानिस्तान के वाया हमें जो नॉन स्टेट एक्टर आते थे उसको आपकी डीप स्टेट मैडम सपोर्ट करती है। आप एक खातून है, आपका एक नरम दिल है, आप जिसे कहते हैं एक फेमिनिस्ट अप्रोच है। शायद आप वो हार्ड कोर रियलिस्टिक नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव जो मिलिट्री के होते हैं शायद वो ना समझ सके। इसीलिए तो वो कहते हैं ना दुनिया को खवातीन की लेंस से भी देखना चाहिए कि उनका होगी तो अच्छे तरीके से बात होगी। तो मैडम भले आप पाकिस्तान के बारे में बात करें, बलोचिस्तान के बारे में, बलोचिस्तान से ही हमें बार बार कहना पड़ता है कि बोशिन यादव हमने बलोचिस्तान से पकड़ा था, जो वहां पे लोगों को ट्रेन करता था, पैसा देता था और कहता था कि फौज के खिलाफ गोली उठाओ, गन उठाओ, पैसा हम देंगे। और अभी हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान का तकरीबन 2300-2400 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। सबूई खान साहबा
सब पे बॉब वायर लगानी पड़ी। क्यों? कि इंडिया की तरफ से नॉन स्टेट एक्टर को फंड करके हमें हमारी फौज को एंगेज किया जाता था, हमारी इकोनॉमी नहीं चल पा रही थी। अभी हम इकोनॉमी पे फोकस कर रहे हैं। तो मैं आपको गुजारिश ये करूंगा, रियाज नेकू हमारा फ्रीडम फाइटर है, हम उसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन मिलिटेरियनली नहीं करेंगे। हम बुरहान वानी को सपोर्ट करेंगे। क्यों? कि वो लोग फ्रीडम की जंग लड़ रहे हैं। मुसल्लत किया गया है, एक भारतीय जो इन्फ्लुएंस मुसल्लत किया गया उसके खिलाफ खड़े हैं। वो रेजिस्टेंस की इलामत है, वो कश्मीरी यूथ है। हम उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे हम उनको गन भेजें, लेकिन हम उनको पॉलिटिकल सपोर्ट करेंगे, डिप्लोमेटिक सपोर्ट। लेकिन वो जो करेगा जायज करेगा, क्योंकि उसकी जमीन पे कब्जा है। तो अगर आप कुछ कहना चाहें तो कहें, तो उसके बाद फिर मैं अगली बात करूंगा। तकरीबन 50 मिनट हो गए, 10-15 मिनट हम जी बिल्कुल कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपकी खातून वाली बात पे आपको कुछ याद दिलाना चाहती हूँ चीमा साहब। आपने बोला कि मैं खातून हूं तो मैं मिलिट्री ऑपरेशंस या जांच एजेंसीज के जो रणनीति होती है उनको नहीं समझती हूँ। आप शायद भूल चुके हैं कि एक भारतीय खातून आपको 1971 में बहुत अच्छा सबक सिखा चुकी हैं। तो हमारी संस्कृति में तो खातून या मेल फीमेल के हिसाब से ये सब नहीं होता है। हमारी संस्कृति में बच्चे को बचपन से ही शस्त्र भी अगर अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सिखाए जाते हैं तो महिला और पुरुष दोनों को सिखाए जाते हैं। हमारी संस्कृति में भगवान भी अधूरा माना जाता है महिला के बिना, जिस अर्धनारेश्वर कहा जाता है। तो हमारे यहाँ तो कहते हैं कि अब महिला सम्मान के लिए महिलाएं महिषासुरों का वध कर देती हैं। तो फेमिनिज्म या एक सहनशीलता वाली जो क्वालिटी होती है वो महिलाओं में जरूर होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम लोग मिलिट्री ऑपरेशंस या जांच एजेंसीज की रणनीति या किसी भी तरह के ब्रेव एक्शंस में किसी भी तरह पुरुषों से कम होते हैं। भारतीय संस्कृति के हिसाब से जो महिलाओं की स्थिति है वो मैं आपको क्लियर करना चाह रही थी। दूसरी बात, आपने बात करी कि मैं लॉयर हूं और फंडामेंटल राइट है इंटरनेट, तो और मैं कैसे कह रही हूँ कि इंटरनेट अगर वहां नहीं था थोड़े टाइम के लिए तो गलत था। तो देखिए, तो सही था। तो देखिए, सबसे आप चीमा साहब, ये कॉमन सेंस, इसमें लॉयर होने की जरूरत नहीं है। कोई भी फंडामेंटल राइट जो होता है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं होता। ऑल फंडामेंटल राइट्स आर सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस। पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, डिसेंसी, पब्लिक हेल्थ, जहां पे लोगों की हेल्थ, लोगों की जानें, पूरी स्टेट की सुरक्षा जो है वो ताक पर है, वहां पे अगर थोड़े समय के लिए इंटरनेट ब्लॉक कर दिया गया तो वो कोई फंडामेंटल राइट वायलेशन नहीं है। कर्फ्यू भी लगते हैं, लोगों के मूवमेंट्स भी कर्ब किए जाते हैं। जब नेशनल सिक्योरिटी की या किसी जगह की सिक्योरिटी की सुरक्षा की बात आती है, अनलॉफुल असेंबलीज को भी रोका जाता है। वो सारी चीजें लीगल होती हैं। तो ये तो आप बिल्कुल मत कहिए कि इंटरनेट को जो है वो इलीगली रोका गया। दूसरी बात, आपने बात करी कि डोवल जी की, कि डोवल जी प्रॉक्सी वॉर को प्रमोट करते हैं। मुझे ये बताइए कि आपके हाफिज सईद या आपके मसूद अजहर, ये भी हमारे ही एनएसए ने आपके शायद पाकिस्तान में प्लांट किए होंगे। आपके हिसाब से आप लोगों के, जो आप इतना ज्यादा उनको महान मानते हैं, जो आपकी कंट्री में खुल्लम खुल्ला ऑपरेट करते हैं, आतंकी संगठन चलाते हैं, दुनिया में जाके कट्टरवाद आतंकवाद फैलाते हैं, आतंकवादी रिक्रूट करते हैं, ये सारी चीजें आप ही की कंट्री में होती हैं। कोई भी आतंकवादी भगौड़ा फ्यूजिटिव पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता, आपकी कंट्री में मिलता है। तो देखिए, ये सारी बातें चीमा साहब, कहते हैं ना कि सच्चाई, मौत अगर सामने से आ रही हो उसको देख के हम आंखें बंद कर लें कि कबूतर की तरह, तो उससे मौत टल नहीं जाती। आपको ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान एज अ स्टेट हैज फेल्ड। आपके पास कोई इंडस्ट्रीज नहीं है और आपकी इसी कमजोरी की वजह से आपको उस मानवता विरोधी कम्युनिस्ट चाइना की कितनी आपको गुलामी करनी पड़ती है, क्योंकि आप हमारे पड़ोसी हैं और क्योंकि आप हमारे ही भाई हैं। आप भारत से ही निकले हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आप उस आतंकवाद के क्लच से निकलें, आप अपने आप को, अपने उस गौरवशाली इतिहास को जाने। मैंने आपको एक डिबेट में भी बोला था कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाली नॉलेज हिस्ट्री को अपनी याद करिए, अपना राजा दाहिर का इतिहास याद करिए। आप लोग आतंकवादियों के क्लचेस में फंसे हुए हैं। आप भारत को या हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को ब्लेम मत करिए। आपके प्राइम मिनिस्टर जगह जगह रियासत मदीना वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये बात मैं आपसे जरूर करना चाहती थी। देखिए, अगर आप प्रॉफिट को, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना चाहते हैं, वाकई मानते हैं उनको प्रॉफिट, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि वो अपनी मदरलैंड से अटैच थे। वो रियासत मदीना की बात इसलिए करते थे क्योंकि वो उस ज्योग्राफिकल लोकेशन में थे। उनके लिए रियासत मदीना थी। आपके लिए कहां से रियासत मदीना हो गई? आप लोग अगर रियासत अशोक बोले, रियासत बिंबिसार बोले, रियासत पोरस बोले, रियासत दाहिर बोले, रियासत अजात शत्रु बोले, रियासत चंद्रगुप्त मौर्य बोले,
तब तो बात समझ आती है। आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ, मैं बता रही हूँ, सिर्फ यही डिस्कनेक्ट है। जिस दिन आपने अपने आप को इंडियन कल्चर से जोड़ लिया, या जो उस भारत के कल्चर से जोड़ लिया जो एक्चुअली में आपकी रियल हिस्ट्री है, तो आप लोग डिसोरिएंटेड नहीं रहेंगे। अभी आप लोगों का 1947 से पहले का कोई इतिहास ही नहीं है। आप लोग स्कूल्स में क्या पढ़ाते होंगे बच्चों को कि हमने ऐसे लड़के किसी से और मास रेप मर्डर स्लॉटर करके एक देश को का टुकड़ा काट के उनकी जमीन छीन के हक तलफी करके हमने अपनी कंट्री बना ली। उससे पहले हमारे कोई हीरोज ही नहीं है। तो इसलिए जब आप उस इतिहास से टूट गए हैं तो डिसोरिएंटेड हो गए हैं। तो ये मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि भारत को ब्लेम मत करिए। भारत का दिल हमेशा बहुत बड़ा रहा है और भारत का दिल आज भी बहुत बड़ा है। ना ही सिर्फ आप, बल्कि जो भी हम लोग, जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हैं, या हमारे पड़ोसी मुल्क होने के नाते जो रिश्ते हैं वो अच्छे रहें और बहुत सुकून वाले रहें। किसी तरह का कोई वॉर्स एंड खून खराबा ये सब हम नहीं चाहते हैं। तो इसलिए प्लीज हम लोगों को हर चीज में भारत को ब्लेम अगर आप करते रहेंगे, अगर आप सिर्फ उंगली सामने उठाते रहेंगे और जो 4 उंगलियां आपकी तरफ जा रही हैं उसको नहीं देखेंगे, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। चीमा साहब, ये आपको देखना पड़ेगा कि टेरर फंडेड आपकी पूरी कंट्री है। आपको उस आतंकवाद के क्लच से अपने आप को निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा जवाब दे लूं, फिर आपसे एक छोटा सा सवाल और करूंगा और फिर इंशाल्लाह आपसे इजाजत। मैंने कहा आवाज कि आपकी, जो एक पर्सपेक्टिव होता है। अभी आवाज आ रही है आपको? आपको आवाज आ रही मेरी? जी जी जी, अब आ रही है जी। मैं कह रहा था, मैंने ये नहीं कहा कि जो खातून कमजोर है, मैंने कहा कि खवातीन का जो नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव है वो नॉर्मली डिफरेंट समझा जाता है। ये एक पर्सपेक्टिव है, गलत पर्सपेक्टिव है, वो गलत पर्सपेक्टिव है, बिल्कुल गलत तो सही पर्सपेक्टिव है। सुने तो सही ना, मेरी बात तो सुने। लेकिन मैं इस चीज से खातून ने, हमारे देश की खातून ने आपकी कंट्री को 2 टुकड़ों में बांट दिया था भाई, उसको मैडम मत हमारे भूलिए। सुने सुने सुने, आपने 2 टुकड़ों में नहीं बांटा था, ना आप कर सकते थे। वो कमजोरियां हमारी थी, वो कमजोरियां हमारी थी, वो किसी का कोई बहादुरी नहीं थी, ना ही आप कर सकते थे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो नॉर्मली वुमेन का जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव है ना, और आपकी वही खातून थी जिसने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को भी तोड़ के इमरजेंसी लगाई थी। सो खवातीन को हम समझते हैं कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इकदाम भी कर सकती हैं जब वो डिसीजन मेकिंग में आती हैं। ये इसी इंदिरा जी के ने जो इकदाम किए, इसी इंदिरा गांधी साहिबा ने वहां पे सिखों का जेनोसाइड किया था 1984 में। इसी खवातीन ने जो किया, हमें वो दुनिया को पता है। हम उसमें नहीं जाना चाहते कि इंदिरा गांधी साहिबा बहुत अच्छी वजीर आजम है भारत के लिए, आपकी प्रधानमंत्री रही हैं, हमारे लिए बाइस इज्जत है। लेकिन उन्होंने जो मिसालें सेट की हैं वो भारत के लिए इतनी अच्छी नहीं है कि दूसरे मुल्कों को जाके तोड़ना, वहां पे जाके आपको आज तो हाफिज सईद बुरा बुरा लगता है, लेकिन मुफ्ती बहनी एक मुल्क में जाके बनाना, वहां पे नॉन स्टेट एक्ट को प्रमोट करना आपको बुरा नहीं लगता? आपको बुरा लगता है हाफिज सईद कश्मीर में जाता है, जहाद किया, लेकिन आपने जब 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ तो वहां पे एक नॉन स्टेट एक्टर को आप लोग फंड करते थे, पैसा देते थे, तो वो कैसा था? ये डबल स्टैंडर्ड तब बात करें जब आप उसको आपके पास जवाब हो। देखें, बांग्लादेश में कोई सब्जुगेशन तो नहीं थी, बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। कश्मीर सब्जुगेशन है, कश्मीर के ऊपर कब्जा है, बांग्लादेश के ऊपर कब्जा नहीं था। एज पर जो हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, बांग्लादेश हमारा हिस्सा था। बांग्लादेश में हमने एक लीगल डी ज्योरे गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की जिसको हम अवाम चला रही थी। आपने वहां पे पहली नॉन स्टेट एक्टर की जो बुनियाद रखी भारत ने, वो मुफ्ती बहनी की आपने रखी बांग्लादेश में, लेकिन आप उसको मानेंगे नहीं। उसी खातून ने फिर सिखों का कत्लेआम किया। आज भी सिख नाराज हैं और खालिस्तान के उन बेचारों को इल्जाम लगाया जाता है। मैं वहां नहीं जाना चाहता, लेकिन आता हूं यहाँ पे। आपने ये जो मैं खातून के हवाले से क्लियर करना चाह रहा था, और दूसरी बात यह है कि आपने पब्लिक ऑर्डर की बात की कश्मीर के अंदर। जी, पब्लिक ऑर्डर और फंडामेंटल राइट को सपोर्ट करते, आप इस बात को क्यों सोचने पे तैयार नहीं है कि जहां पे 72-73 साल से पब्लिक ऑर्डर नहीं आ रहा, भाई उसका प्रॉब्लम तो समझो। उसका प्रॉब्लम नहीं समझना और कहना नहीं यहाँ कर्फ्यू लगा दो, यहाँ 2G लगा दो, इन लोगों को ये नहीं मिलना चाहिए, इन लोगों को मार दो, इन लोगों को दबाओ, पैलेट गन्स इस्तेमाल करो। भाई, आप पब्लिक ऑर्डर की तरफ ध्यान देती हैं, उन लोगों के बुनियादी हकूक की तरफ ध्यान नहीं देती। इसका मतलब यह है
कि जब तक आप सिक्योरिटी लेंस से कश्मीर को देखोगे समझ नहीं है, क्योंकि 72 साल से पब्लिक ऑर्डर थ्रू गन एनफोर्स किया है। भाई प्यार से उनको इंगेज करो, उनकी बात तो सुनो, वो क्या चाहते हैं। जब उनकी बात सुनोगे वो आपको जवाब देंगे। आपने बात की पाकिस्तान की, आपने कहा जी के रियासत मदीना की बात करते हो। भाई रियासत मदीना क्या थी? बेसिकली एक वेलफेयर स्टेट थी। वो ये नहीं है कि इमरान खान चाहते हैं कि हम दुनिया के साथ तो मुसलमानों को ही हमने 10 मुल्क इकट्ठे कर लेने हैं, ये नहीं। रियासत मदीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की थी वेलफेयर स्टेट। जो ये मगरब में आजकल इंग्लैंड में देखते हैं, कनाडा में, यूरोप में ममालिक हैं, वो क्या फैसिलिटेट करती है और कम मिनिमम गवर्नेंस होती है। ये तरीका कार है। सो रियासत मदीना इज टू फैसिलिटेट पीपल। अगर इमरान खान ने ये वर्ड नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से, उनकी हयात तैयबा से लिया है, तो मैं समझता हूं उस बंदे को हक है। उस बंदे ने इलेक्शन जीता हुआ है। वो अगर रियासत मदीना अपने नबी की तर्ज पे बनाना चाहता है तो उससे कौन दुनिया का माई का लाल हक छीन सकता है? उससे कोई नहीं छीन सकता। और मैडम आपने बात की आखिर में, जो आपने कहा जी हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये टेरर फैक्ट्री, जो एक इंडिया की रेटरिक है। सबूही खान साहबा, दुनिया में मुझे किसी ने सवाल किया, बल्कि मेरा ख्याल है मेजर गौरव आर्या ने सवाल किया, उन्होंने कहा चीमा साहब ये बताओ कि ओआईसी क्यों बनानी पड़ी, ये क्यों मजहब के नाम पे आप करते हो? मैंने मेजर गौरव आर्या साहब को बताया, आज से कोई मेरे ख्याल 15 दिन 20 दिन पहले की बात है। मैंने उनको बताया, और आप भी इस चीज से एग्री करेंगी, कि जो प्राइमरी रीजन थी ओआईसी की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन बनाने की, वो ये थी कि सिर्फ मुसलमानों की टेरिटरीज पे कब्जा हुआ था, भले वो फलस्तीन हो, भले वो कश्मीर हो। तो जाहिर बात है मुसलमानों ने उसकी पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, देखिए जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं इसे हम कहते हैं रूल्स बेस्ड ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है भैया। तो उसी में ओआईसी की भी गुंजाइश हो गई, और उन्होंने कहा हम कश्मीर और फलस्तीन के ऊपर बात करेंगे, और फलस्तीन भी कब्जा हुआ है, और आपको पता है, आप मानेंगी, लेकिन इधर कश्मीर पे कब्जा हुआ है। आप इसको बेशक ना माने, लेकिन अगर वहां पे कुछ लोग ने ये समझा कि हमारा ये फर्ज है कि हमें गन उठा के जाना चाहिए वहां पे, और वहां पे लोगों से वो आजादी दिलानी चाहिए, तो लोगों का एक फंडामेंटल, उन्होंने इसको राइट समझा अपना, जबकि पाकिस्तान के शहरी होने के नाते वो ऐसा नहीं कर सकते। मैं इसको एज ओन करता हूं। अगर कोई पाकिस्तान से गन उठा के दूसरे मुल्क में जाके कोई वहां पे कत्ल करेगा, किसी फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा लेगा, तो हम उसे गलत समझेंगे। ये इंटरनेशनल लॉ भी इसकी वायलेशन है, ये हमारे बुनियादी फंडामेंटल, हमारे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। लेकिन आप इस चीज को माने कि जहां भी इनजस्टिस होता है, जहां पे लोगों को राइट नहीं दिया जाता, जहां पे सब्जुगेशन होती है, तो फिर तंजीमें, लोग उठते हैं, लोग सवाल करते हैं क्यों ऐसे हो रहा है। तो जो हाफिज सईद और मसूद अजहर, और इनको तो छोड़ दें आप, उसके अलावा ये जो लोग धन उठा के यंग लड़के चले गए, और सिर्फ यही थे, फलस्तीन में कोई नहीं है, या फलस्तीन के लोग जहाद नहीं कर रहे इसराइल के खिलाफ। वो एक बड़ी मशहूर एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें एक बंदा जो है वो उसकी टांगे नहीं है, और वो व्हील चेयर पे बैठ के एक गुलाम से इसराइली फौजी को मार रहा था। वो क्या है? दैट इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल। तो सिंबल ऑफ स्ट्रगल गन से करें, बाहर से नहीं करना चाहिए। कश्मीरी गन उठा के कर सकते हैं, बाहर से मैं कहूंगा ना करें। सिंबल ऑफ स्ट्रगल वो गुलेल भी है, सिंबल ऑफ स्ट्रगल इंटरनेशनल लॉ की सपोर्ट लेना, अदारों की सपोर्ट लेना। तो मुसलमान ये करना चाहता है मैडम, इस पे थोड़ा खुदारा सोचें। पहली नॉन स्टेट एक्टर दहशतगर्द जमात बांग्लादेश में भारत ने बनाई थी, और आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप मानते हैं कि हमने मदद किया। तो दहशतगर्द जमातें बनाने की बुनियाद भारत की हुकूमत ने रखी, ना कि पाकिस्तान की सरकार ने रखी। अच्छा, मुझे बस एक आपकी इन बातों का जवाब देना है, उसके बाद आई थिंक हम आज का शो कंक्लूड कर सकते हैं। और बड़ा मजा आया वैसे आपसे चीमा साहब बात करके। मुझे लग रहा है ये डिस्कशन हमारा बहुत लंबा चल सकता था, बिकॉज वी हैव वेरी थिंग्स टू डिस्कस। तो सबसे पहले तो आपने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, सिंबल ऑफ स्ट्रगल। ये जो सिंबल ऑफ स्ट्रगल का जो नरेटिव है ना, यही सारी राजनीति एक्सप्लेन करता है। चाहे अमेरिका में आप ब्लैक लाइव्स मैटर चला दीजिए, चाहे आप माइनॉरिटीज को बोल दीजिए मुसलमानों के साथ बुरा हो रहा है, या आप महिलाओं को बोल दीजिए कि आप पीड़ित हैं,
ये जो सिंबल ऑफ स्ट्रगल का जो नरेटिव होता है ना, यही लोगों में एक विक्टिम माइंडसेट डालने के लिए इस्तेमाल होता है। किसी को पहले डरा दो, उसके बाद उसके रहनुमा बन के उसके सामने खड़े हो जाओ, वो आपको एक सपोर्ट सिस्टम की तरह चिपट जाएगा, आपको हमेशा सत्ता में रखेगा। यही राज सत्ता वाले लोग करते हैं और यही धर्म सत्ता वाले लोग करते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता, आपने बोला कि ओआईसी की जरूरत इसलिए पड़ी कि मुसलमानों के साथ परसिक्यूशन हो रहा है। अरे सेकंड लार्जेस्ट फेथ है आप दुनिया में, पूरी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट फेथ है, आप ही के साथ बुरा हो रहा है। इतनी सारी माइनॉरिटीज हैं दुनिया में, उनके साथ बुरा नहीं हो रहा। और आपको मुसलमानों के स्ट्रगल बहुत दिखाई दे जाता है। आपकी कंट्री में जो माइनॉरिटीज के साथ बुरा होता है, उनके लिए आपने कितने माइनॉरिटी कमीशन बैठा दिए, उनके लिए आपने कितने इंस्टीट्यूशंस बैठा दिए, उनका सिंबल ऑफ स्ट्रगल आपको दिखाई क्यों नहीं देता, जो कि बिल्कुल बोल्ड लेटर्स में विच इज रिटन ऑन योर पाकिस्तानी वॉल्स, आपको वो स्ट्रगल नहीं दिखाई देता। दूसरी बात आपने करी कि कश्मीर की आप प्रॉब्लम तो समझते, इतने सालों से वहां पे हो रहा है, हमने प्रॉब्लम ही समझी है। कश्मीर की प्रॉब्लम थी आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A और पाकिस्तान। हमने तीनों ही चीजों से कश्मीर को निकाल लिया। जो कश्मीर की आज की आप स्थिति देख रहे हैं, वो पिछले 70 सालों की ऑडिट रिपोर्ट है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में कुछ सरकारें ऐसी रही हैं जो पॉलिटिकल एजेंडा या जिस वजह से भी उस उनका वो पॉलिटिकल विल नहीं था कश्मीर इश्यू को सॉल्व करने के लिए, इस वजह से सॉल्व नहीं हो पाया था। तो अब कश्मीर इश्यू हमने सॉल्व कर लिया है, तो अब वो हिस्ट्री आपके लिए। अब आप सोचिए, एक बात मैं आपको और बोलती हूँ, आप कश्मीर 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 बहुत करते हैं, आप कभी पीओके की बात नहीं करते। पीओके में कितना कश्मीरी बोलने वाले लोग आपने छोड़े हैं, आप कश्मीरियत वर्ड इस्तेमाल करते हैं, आपने कश्मीरियत वहां पे खत्म करने वाले आप लोग हैं। आपने सारे चाइनीज ट्रूप्स वहां पे पीओके में भर दिए हैं, कश्मीरी भाषा बोलने वाला कोई नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलती हूँ, बांग्लादेश की आपने बोली, जो पहले आपका ईस्ट पाकिस्तान था। आपने बहुत फक्र के साथ बोला कि वहां पे आप कश्मीर में सब्जुगेशन कर रहे हैं, हम तो ईस्ट पाकिस्तान में कोई सब्जुगेशन नहीं कर रहे थे। आप शायद जनरल टिक्का खान का नाम भूल गए। वो जनरल टिक्का खान जो ईस्ट पाकिस्तान में ये बोलते थे कि मैं इन लोगों की नस्लें खत्म कर दूंगा, और 40 लाख महिलाओं के साथ रेप हुआ था। मास रेप शायद इतिहास में कभी इतना नहीं हुआ होगा। आपके इस पाकिस्तान में जनरल टिक्का खान, जो भी सुन रहे हैं उसको गूगल करिए, इतनी बड़ी तादाद में आपने महिलाओं के साथ सिर्फ इसलिए रेप करे कि उनकी नस्लें चेंज हो जाएं, ताकि आप उनको इम्प्रेग्नेट करें, उनके बच्चे हों और आपकी नस्लें वो पैदा करें। नस्लें बदलने के लिए आपने रेप करे, तो एक महिला ने ही आपको धूल चटाई। आपको तभी आपने ये सही बोला कि आपने हमें नहीं तोड़ा, वो हाँ, ये आप सही बोल रहे हैं, आप बद्दुआओं की वजह से टूटे हैं। हमारी जो खातून जिनको आप कमजोर बोल रहे हैं, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त थी, महिला भले ही वो थी, उनको ऊपर वाले ने एक निमित्त बनाया, वो सिर्फ एक जरिया बनी। एक्चुअली वो उन 40 लाख महिलाओं की बद्दुआएं थी जिन लोगों के आपने मास रेप करे थे। तो ये प्लीज समझने की कोशिश करिए। एक चीज मैं और बात बताऊं चीमा साहब, मैं आपको प्रॉब्लम की बात आप बहुत करते हैं, एक मैं आपको आज सॉल्यूशन बताती हूँ, आपकी कंट्री की एक प्रॉब्लम भी मैं आपको बताती हूँ, जो पाकिस्तानी भी सुन रहे हैं। आप लोग जब चुन के लाते हैं ना लीडर्स, हम लोग लीडर चुनने में सोचते बहुत हैं, लेकिन जब हम एक बार चुन के ले आते हैं लीडर, तो उन पे पूरा भरोसा करते हैं और सक्षम लोगों को सत्ता में लाते हैं। आप लोग देखिए, आपके यहाँ जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी जाती है, आपके यहाँ बेनजीर भुट्टो को असैसिनेट कर दिया जाता है, उनके बेनजीर भुट्टो के हस्बैंड आसिफ अली जरदारी को 10% के लाते थे आपके यहाँ वो, कि वो हर प्रोजेक्ट में 10% कमीशन। हाँ सुनिए ना, वो 10% कमीशन लिया, बीच में नहीं प्लीज, बड़ा अहम बात बोल रही हूँ। तो वो 10% के लाते थे, आपके प्रेसिडेंट भी रहे हैं वो, परवेज मुशर्रफ जो आपके जनरल भी रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उनको भी आपने फांसी की सजा दे दी। नवाज शरीफ को आप पहले करप्शन के चार्ज लगाते हैं, उनको डिपोर्ट करते हैं, फिर वापस बुला के उनको प्रधानमंत्री बनाते हैं, फिर उनके ऊपर करप्शन के चार्ज लगाते हैं। तो आप लोग अपना ये कंफ्यूजन देखिए दूर करिए, आप लोग सक्षम लोगों को सत्ता में लाइए। अभी आपके एक लेटेस्ट है फजलुर रहमान, जो अभी आपके उभरते हुए लीडर हैं, वो कहते हैं कि कोरोना से लड़ने का एक ही तरीका है कि आप सो जाइए, क्योंकि आप सो जाएंगे तो कोरोना भी सो जाएगा। आप सोचिए किस तरह के लोगों को आप पॉलिटिक्स में प्रमोट करते हैं, आप लोग सत्ता में लाते हैं। एक आपके कोई मिनिस्टर है, उन्होंने ये बयान दिया था कि हमारे पास आधा आधा किलो की एटम बॉम्ब है। उन्होंने कभी जिंदगी में एटम बॉम्ब देखा भी है? आप सोचिए किस तरह के बचकाना चाइल्डिश बयान ये लोग देते हैं। क्या ये लोग कंट्री चलाने लायक हैं? आपके इमरान खान नंगे पैर गल्फ चले जाते हैं, गल्फ कंट्रीज में जाके वहां पे लोगों की गाड़ियां चलाने शुरू कर देते हैं, वो कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते। किस किस किस्म की नस्लों को आप लोग मतलब सत्ता में लाते हैं? थोड़ा सा इस चीज का प्लीज ध्यान रखिए। इतिहास तो खैर सबको पता है,
लेकिन अब कम से कम अब ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ देखते हैं। और आपकी जो परेशानी, आप बार बार जो पाकिस्तान एज अ कंट्री या इमरान खान जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट मोदी जी से या बीजेपी से या संघ से जो इतना ज्यादा ऑफेंड हुए रहते हैं या हर चीज में उनको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं, उसका भी मैं रीजन आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि देखिए, आप लोगों ने पिछले 70 सालों में आप लोग हमेशा अपने न्यूक्लियर पावर होने की आप धमकी दिया करते थे। हम न्यूक्लियर पावर है, हम न्यूक्लियर पावर है, आप हूल देते थे खाली खुली की। जो आपकी हूल शायद अभी तक चलती आ रही होगी तो आप खुश थे। आपने जब हमारे कश्मीर में, आपने जब पुलवामा में अटैक किया, तो इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने अपनी अपनी स्ट्रेंथ आपको दिखा दी। आपके पड़ोसी होने के बावजूद, आपके न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद, आपके बालाकोट में आपके आतंकी शिविर में घुस के आपके 300 आतंकवादी गिरा कर आए हैं। तो वो जो आपके ऊपर एक अटैक हुआ है, आपके न्यूक्लियर पावर की धमकी आपकी बैक पॉकेट में जो डाल दी गई, उससे आप लोग घबराए हुए हैं कि अब तो ये भी नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए, सारी दुनिया अमेरिका को वर्ल्ड पावर की तरह देखती है। आपने खुद अभी बोला, अमेरिका आज तक नॉर्थ कोरिया पे इसलिए अटैक नहीं कर पाया है क्योंकि उनके मिसाइल्स की रेंज में है। और आप सोचिए कि हमने अमेरिका को भी सुपरसीड कर दिया उस स्ट्रेंथ में, उस रणनीति में, और देश के लिए, फौजियों के सम्मान के लिए फैसले लेने में हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, कि आपके पड़ोसी होने के बावजूद आपकी न्यूक्लियर धमकी आपको जो है बहुत अच्छे से बता दी कि क्या है। तो शायद इस वजह से आपको बीजेपी, संघ एंड आरएसएस से थोड़ी दिक्कत है। और लेकिन हम लोग इंडियंस बहुत फक्र महसूस करते हैं, और हम लोग एक बार नहीं, हम लोग बार बार ऐसी सरकार को सत्ता में लाएंगे जो हमें, जो हमारे देश को आगे बढ़ाने में, जो हमारे समाज को बचाने में और हमारी कंट्री को दोबारा से विश्व गुरु बनाने में, आर्यवर्त बनाने में जो लोग रोल प्ले करेंगे, अब हम सत्ता में उन्हीं लोगों को लाएंगे। मैं इसका थोड़ा थोड़ा जवाब कंक्लूड कर देंगे। आपने मेरे ऊपर चार्जशीट बहुत बड़ी लगा दी है। आप अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, आपने सियासतदानों की छोटी छोटी बातें शुरू कर दी। अब फिर मुझे भी मजबूरन, वो जिसे कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं ताने मेने देने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आपने मुझे छोटे छोटे दिए हैं। मैं भी आपकी बात करूं ना, जैसे आप कह रहे थे पाकिस्तान में वो जो है मादा पाव पाव के बॉम्ब है, वो उसने बात की शेख रशीद ने, वो सही की थी। और इस तरह के बॉम्ब हैं भी हमारे पास एक बार, लेकिन उन्होंने थोड़ा शॉर्ट रेंज और न्यूक्लियर और टैक्टिकल और कहते हैं। एनी हाउ, आपने बात कीजिए कि हम, वो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जस्ट वन पॉइंट चीमा साहब, जस्ट वन पॉइंट, फिर आप बोल लीजिएगा। आपके आधे आधे पाव के एटम बॉम्ब्स है और आप लोग हमसे लड़ने की बात करते हैं। हमारे दिवाली के पटाखे भी आपके एटम बॉम्ब से ज्यादा वजन के हैं। आप दिवाली की बात कर रही हैं ना, हमारे साबिक वजीर आजम रहे हैं चौधरी शुजात हुसैन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम उनकी जमात है, 3 महीने के लिए वजीर आजम रहे थे। उनसे किसी ने पूछा जब वो वजीर आजम थे, उन्होंने कहा भाई भारत पाकिस्तान की अगर जंग हुई तो चौधरी साहब न्यूक्लियर चलाएंगे। और उन्होंने पंजाबी में कहा थे, उन्होंने क्या होर की असा शबराता से रखे ने न्यूक्लियर बम। सो मेक इट श्योर, हमने कुछ शबरातों में नहीं चलाने, वो आपके लिए ही है। और जो बात आपने की, वो शॉर्ट रेंज, हमने वो न्यूक्लियर मिसाइल को टैक्टिकल कहता है, को कुछ कहता है। देखिए, हमारे फजलुर रहमान बेचारे ने कहा कि सो जाओ, कोरोना ठीक हो जाएगा। उसने टेक्निकली अकल की बात की, पूछो क्यों? उसने कहा घरों में बैठे रहो, ना बाहर जाओ, आइसोलेशन में रहो तो ठीक होएगा, ना मिलोगे। लेकिन आपको, क्योंकि वो मौलवी है, आपको बात बुरी लगी। लेकिन आप कोरोना किससे डील कर रहे हैं? मोदी साहब ने कहा पूरे भारत में मोमबत्तियां लेके कोरोना को खत्म करो। सारा भारत लेके मोमबत्तियां, चिराग लेके निकल पड़ा, लाइटें बंद कर दी, मोमबत्तियां कोरोना के आगे पीछे घुमा रहे। भाई उसकी कौन, कोरोना की आप आरती उतार रहे हैं, सारी दुनिया ने मजाक उड़ाया। खैर आप तो नहीं बोलेंगी क्योंकि आप, और आपने एक तो बहुत ही मजे की बात कर दी, मेरा तो हंसी निकल गई और अभी भी निकल रही है। आपने कहा आप लीडर बड़ा सोच समझ के चलती हैं। ये बात मोदी साहब के लिए नहीं, प्लीज इस पे मैं आपसे डिफर करूंगा, क्योंकि जो मोदी साहब आपके, देखिए हमने तो सुना था मोदी साहब की छाती 56 इंच की है, और लोग मजाक कर रहे हैं मोदी साहब पाकिस्तान के लिए 56 इंच की है और चाइना के सामने 26 इंच की रह गई। तो ये थोड़ा छाती में ना, थोड़ा भाई वजीर आजम बराबर के रहो। ये क्या पाकिस्तान के लिए और वजीर आजम, चीन के लिए और वजीर आजम। और मैडम आपने कहा कश्मीर में आपने वो चीनी बिठा दिए, मुझे तो इतनी याद है जब 360 और 335 है उत्तरा आपने लगाया, तो एक आपके सियासतदान थे, उन्होंने कहा भाई अब तो मजे आएंगे, अब तो सफेद लड़कियों से शादी करेंगे। कश्मीर तो जो है वो एक सफेद लड़कियां जाओ भारतीयों शादियां करो वहां पे जाके, और सफेद लड़कियों से शादियां करो। तो वो जो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था इंडिया के सियासतदानों में, और इस तरह की एक
एक खातून होने के नाते आपको जरूर बात बुरी लगी होगी। आप ऐसे नहीं कह सकती कि ये बात उस बंदे ने ठीक की, जो भी सियासतदान, मुझे उसका नाम भूल गया। तो अगर मैं ये बातें करना, आपने रेप की बात की बांग्लादेश में, ये हम कहते हैं, पहली बात, भारत वो मुल्क है जिसने पहली दहशतगर्द जमात की बुनियाद पाकिस्तान में मुफ्ती बैनी की शक्ल में रखी, और आप उसे मानते हैं कि हमने ये काम किया। आपने रेप का इल्जाम हमारी फौज पे लगाया। कोई कॉमन सेंस बंदा, कोई कॉमन सेंस बंदा, आपको 50 वोट मिल जाएंगे। हमारी गलती नहीं कि हमने जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हुआ उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। कोई कॉमन सेंस बंदा क्या अपने मुल्क के लोगों को रेप कर सकता है? मुझे को बता दें कोई। देखें, अपने ही मुल्क के लोगों पे, खवातीन के खिलाफ, बच्चियों के, मतलब ये, और इस्लाम में, और हम सारे मुसलमान हैं, और इस्लाम में और मुसलमान होने में तो ये तो और इसकी सजा है। आपको पता है ये क्या हो सकती है। तो हमारी आर्मी को डिस्क्रेडिट करने की हमेशा कोशिश की जाती है। और जो आपने मुशर्रफ की, नवाज शरीफ की, जरदारी की, ये की, आपने इसमें से बहुत सारी बातें ठीक भी हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं, मैंने हर बात को डिफेंड करना है। आप भले अपनी हुकूमत की हर गलत बात को भी डिफेंड करें, मैं अपनी किसी हुकूमत की गलत बात को डिफेंड नहीं करूंगा। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर कमियां हैं, हमारे सियासतदान कोई दूध के धुले हुए नहीं है। उन्होंने बड़ी बड़ी ज्यादतियां की, उन्होंने गलतियां की, उसकी सजाएं हमने भुगती हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल माइंडसेट है एक मुल्क का, जो पॉलिटिकल कॉन्शियस होता है, मैं समझता हूं हमारी जमहूरियत को और हमारे इलेक्शन को इंडिया हमेशा डिस्क्रेडिट करना चाहता है, और कहता है वहां पे तो जमहूरियत है ही नहीं है, वहां पे तो फौज बैठी हुई है। वहां ये जब अब देखे ना, 2002 के बाद, जब से बेशक मुशर्रफ था 2002 और ये इमरान खान, हर 5 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं। आइडियल शक्ल नहीं है लेकिन हो रहे हैं। वी आर ऑन अ डेमोक्रेटिक पाथ। प्रॉब्लम थे, कमियां कुताहियां होती हैं दुनिया में। जो क्या नाम है, इंदिरा गांधी साहबा की आपने बात की, उन्होंने एक दहशतगर्द जमात की बुनियाद रखी, उन्होंने जेनोसाइड कराया, उन्होंने इमरजेंसी लगाई। लोगों से गलतियां हो जाती हैं, एक खातून से भी इंडिया में गलती हुई, हमारे भी यहाँ पे इमरजेंसी लगी, गलत था, नहीं लगनी चाहिए थी। मैं उसको समझता हूँ गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। लेकिन ये दोनों तरफ इमेच्योर चीजें थी, इमेच्योर ममालक होने की वजह से, लीडरशिप होने की वजह से। और आखिरी बात, एक दफा फिर मेरी हंसी आ रही है, आपने कहा आप बहुत सोच समझ के लीडर चुनते हैं। मोदी साहब की दफा आपने नहीं सोचा, मोदी साहब की दफा कुछ और था। हाँ, जब कांग्रेस की लीडरशिप आती है, बड़ी विजनरी, मॉडरेट, पढ़े लिखे लोग होते हैं, ग्लोबल विजन होता है। ये तो मोदी साहब ने क्या किया है, चाइना ने घुस के मारा, हमें कहते थे हम पाकिस्तान में घुस के मारा, उन्होंने घुस के मारा है, और आप कह रहे हैं नहीं। और 36 घंटे 28 घंटे के बाद मोदी साहब की जुबान से पहला लफ्ज निकला, डिफेंस मिनिस्टर की जुबान से कोई लफ्ज नहीं निकला, उन्होंने घुस के मारना इसको कहते हैं। जमीन भी ले ली, कब्जा भी कर लिया। चलिए, हो गई आपकी बात। नहीं, अब नहीं, मुझे आपकी एक बात का जवाब देना है। ओके, हाँ, आखिरी बात, फिर आप बोलिएगा, फिर उसके बाद कंक्लूड। और आखिरी बात, 70 अरब डॉलर का डिफेंस बजट, 70 अरब डॉलर का डिफेंस बजट, और आपके जो फौजी वहां मारे गए हैं ना LAC पे, वो पता क्यों मारे गए हैं? वहां मेडिकल फैसिलिटी कोई नहीं थी। तो आप इमेजिन करें कि आपके लोग कितने वल्नरेबल हैं कि 70 अरब डॉलर कहां चल गए। और बकौल जीडी बख्शी के कल वो रिपब्लिक टीवी पे बैठ के बात कर रहे थे, उन्होंने कहा भैया हमने तो ये डंडे सोटी वाली फौज देखी नहीं थी, ये डंडे सोटे वाली फौज बना दी है मोदी साहब ने। ये जीडी बख्शी कहते हैं, हम नहीं कहते कि हमारी फौज तो बड़ी अच्छी थी, हम तो 70 अरब डॉलर लगाते हैं। ये डंडे सोटे पत्थर लाठी की फौज बन गई है, और दिल्ली से ऑर्डर आता है गोली चलाओ, बेचारे फौजी मर रहे हैं, और फौज के अंदर बहुत गुस्सा है। मैं ये आपने कहा आप लीडर चुन के सोच लेते हैं, ये जब आपने कहा ना चुन के लीडर सोचें, तो इसलिए मेरे ज़हन में ये थोड़ी थोड़ी बातें आ रही। जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात का जवाब देना चाहती हूँ कि जीडी बख्शी सर ने बोला कि 70 अरब डॉलर का हमारा बजट, और उसके बावजूद स्टोन्स एंड स्टिक्स वहां पे क्यों इस्तेमाल हुई। तो देखिए, मुझे ये समझ नहीं आता कि आप लोगों को एलिमेंट्री ABCD वाली बातें जब बतानी पड़ती हैं। हमारे जो भारतीय, जो इंडियन आर्मी है, वहां पे जंग करने के लिए नहीं गए थे। चाइना की मैंने आपको पहले भी बताया कि पीठ में छुरा घोंपने की उनकी मानसिकता है। वहां पे सिर्फ कॉन्वर्सेशंस चलनी थी, वहां पे सिर्फ बातें होती हैं। उन लोगों ने अनएक्सपेक्टेडली हमला किया। लेकिन आप ये सोचिए कि आपने अभी अपनी जबान से बोला कि हथियार इस्तेमाल नहीं करे, तो आप हमारे फौजियों का वो दम,
वो खम, वो उनका शौर्य और पराक्रम सोचिए कि बिना हथियारों के अनएक्सपेक्टेड पीठ में छुरा घोंपने वाली लड़ाई में भी 20 फौजी अगर शहीद हमारे हुए हैं तो 40 हमने उनके मारे हैं। तो आप ये सोचिए कि आप अपनी जबान से एक्चुअली इंडियन आर्मी की तारीफ ही कर रहे हैं कि 20 पे 40 हम मारते हैं बिना हथियारों के, सिर्फ सिर्फ लाठी से, अगर आपकी बात को मैं सही भी मान लूं तो। दूसरी बात आपने बात करी कि कोरोना के टाइम पे आप लोग मोमबत्तियां जला रहे थे, आप लोग ताली पीट रहे थे। देखिए चीमा साहब, एक होता है ह्यूमन साइकोलॉजी, जो एक मनोविज्ञान होता है ना, उसको हम लोगों को लाइटली नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़ी चीज होती है। कोरोना पूरी दुनिया जानती है कि ऐसी बीमारी है जिसका किसी के पास इलाज नहीं है। बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज, बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हथियार डाल चुकी हैं, मेडिकल फैसिलिटीज फेल हो चुकी हैं, और मतलब प्राइम मिनिस्टर्स रो रहे हैं कंट्रीज के। तो देखिए कोरोना के टाइम पे लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका था कि लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हो, लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, इम्यूनिटी पावर लोगों की अच्छी हो, और लोग कैंसर, एड्स और जाने कैसी कैसी जानलेवा बीमारियों से लड़ लेते हैं जब उनके दिमाग में ताकत होती है। तो हम लोगों के अंदर एक यूनिटी लाने के लिए, हम लोगों को एक परिवार, एक कुटुंब की वो फीलिंग डालने के लिए कि हम लोग एक हैं ऐसे टाइम पे, हम लोग अलग नहीं है, और हमारे वो जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको ग्रैटिट्यूड देने के लिए आप अगर होते उस दिन, जिस दिन ये हम लोगों ने किया है पूरे हिंदुस्तान में, शाम को 5 बजे थालियां और तालियां लोगों ने बालकनी में जगह जगह बजाई हैं, और इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर आया है कि हम इस बीमारी से एकता के साथ और विश्वास के साथ जीतेंगे। और सिर्फ साइकोलॉजी पे काम नहीं किया गया है, डेयरिंग डिसीजंस भी लिए गए हैं। लॉकडाउन, बड़ी बड़ी पावर्स लॉकडाउन देने का डिसीजन नहीं ले पाई क्योंकि इकोनॉमी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थी। अमेरिका ने लॉकडाउन लेने का फैसला जल्दी नहीं लिया तो लाखों की तादाद में वहां पे लोग मरे हैं, कि लाशें बिछ गई हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अर्थव्यवस्था को साइड में रखते हुए लोगों की जिंदगियों को प्राथमिकता दी। जैसा मैंने आपको हमेशा बोला कि हम लोग इंसानियत को सबसे ऊपर रखते हैं। लॉकडाउन टाइमली रखने की वजह से आप देखिए कि इंटरनेशनली, ग्लोबली इंडिया ने जितना अच्छा परफॉर्म किया है कोरोना के टाइम पे, कि हम लोगों के यहाँ नंबर ऑफ केसेस भी कम है, हमारे यहाँ मोर्टेलिटी रेट भी कम है। और अभी आपने बात करी थी आर्मी बजट की, हम लोग आर्मी पे भी कितना अच्छा बजट अपना रखते हैं, और हम लोगों का कोरोना की जो प्रोत्साहन राशि भी थी, इवन दैट वाज 20 लाख करोड़। मेरे ख्याल से आपकी कंट्री की तो जीडीपी से भी ज्यादा होगी वो हमारी प्रोत्साहन राशि। जस्ट लेट मी फिनिश। और आपकी कंट्री में अभी कोरोना का एग्जांपल दे देती हूँ कि आप लोग इंसानों की, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आपके लिए इंसान कितने इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का जो आर्मी बजट है आप लोगों ने अभी बढ़ाया, दैट इज 12%। और आप लोगों क्या हेल्थ बजट कोरोना के टाइम पे 1.85%। कोरोना के टाइम पे जब लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत है, लोगों को दवाइयों की जरूरत है, आपको लोगों की जिंदगियां बचानी है, उस वक्त भी आप आर्मी बजट तो 12% बढ़ा कर रहे हैं और हेल्थ बजट 1.85% कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये डुअल स्टैंडर्ड्स और आप कितना लोगों की जिंदगियों को इंपॉर्टेंस देते हैं, वो इसी चीज से पता चल रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट चीमा साहब, लास्ट एक आपने इंपॉर्टेंट, एक महिला होने के नाते मैं बोलना चाहती हूँ। आपने बोला था कि हमारे यहाँ से किसी ने कमेंट किया था कि कश्मीर की लड़कियों से अब हम शादी कर पाएंगे। नो डाउट उस कमेंट को बहुत लोगों ने कंडेम किया था कि कश्मीर हमारे लिए सिर्फ एक ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, कश्मीर हमारे लिए इतनी छोटी चीज नहीं है, उसको ट्रिविलाइज मत करिए, उसको सिर्फ शादियां करने से मत जोड़िए, वो हमारी बहुत बड़ी भारतीय संस्कृति की जीत है। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहती हूँ कि महिलाओं का बलात्कार करने से लाख गुना सम्मानजनक होता है किसी महिला से शादी करना। तो अगर हमारी कंट्री में अगर कोई गलत स्टेटमेंट भी बोल रहा है तो वो शादी करने की बात कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि मैं तुम्हारी नस्लें खत्म कर दूंगा, जैसे आपके जनरल टिक्का खान ने ईस्ट पाकिस्तान में कहा था जब वो बांग्लादेश बन गया था, उन महिलाओं की बददुआओं से 40 लाख महिलाओं का रेप करा था। और आप कह रहे हैं कि हम लोग मुसलमानों में रेप नहीं करते हैं। आपकी कंट्री में माइनॉरिटी जो हिंदू लड़कियां हैं उनका कितना ज्यादा मास रेप्स होते हैं, वो आए दिन हम लोगों को खबर मिलती रहती है। एटलीस्ट एक मुसलमान होने के नाते यू शुड टेक एक्शन। क्योंकि इस्लाम में स्पेशली आप बोलते हैं हम प्रॉफिट को मानते हैं, तो मैं तो प्रॉफिट को बहुत बड़ा फेमिनिस्ट मानती हूँ। प्रॉफिट तो महिलाओं के राइट्स के लिए, जस्ट फ्यू सेकंड्स चीमा साहब, प्रॉफिट ने तो महिलाओं के राइट्स के लिए एक एकदम एक्सप्लिसिट विमेन राइट्स एस्टैब्लिश किए हैं। फीमेल इन्फेंटिसाइड उन्होंने रोका उस टाइम पे जब वो बच्चों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था बच्चियों को। प्रॉफिट ने बोला जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में अल्लाह अपना सलाम भेजता है। तो ऐसे प्रॉफिट की अगर आप नस्लें अपने आप को मानते हैं और रियासत मदीना और वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, तो सबसे पहले अपने घर की महिलाओं को सम्मानित करिए, क्योंकि वो इस्लाम सबसे पहले कहता है। एंड बीइंग एन इस्लामिक स्टेट, आपको मुझे लगता है कि उस पर पहले काम करना चाहिए।
मैं एक छोटा सा बस जवाब दे लूं, फिर उसके बाद आपसे गुजारिश जो है वो थैंक यू कहूंगा। आपने बहुत मेहरबानी, इतना टाइम दिया। पहली बात तो ये है, देखिए ये होती है कंफ्यूजन, और ये होता है जब रिसर्च ना हो। आपको पता है, आपने कहा 12% आपने डिफेंस का बजट बढ़ा लिया और हेल्थ का कम कर लिया। मैडम हमारे यहाँ हेल्थ मरकज फैसला नहीं करता, यहाँ पे पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध और केपी के अंदर जो हेल्थ बजट है वो सूबे फैसला करते हैं। तो जो बजट आपने थोड़े दिन पहले सुना वो मरकज का हेल्थ बजट था, वो पाकिस्तान का हेल्थ बजट नहीं था। पाकिस्तान का हेल्थ बजट वो सूबे अपनी मर्जी से जो भी दे दे, जो उनके फाइनेंस होते हैं। तो ये मैं आपको क्लैरिटी दे दूं। और दूसरी कितना है आपका बजट, हेल्थ बजट एज अ कंट्री, इफ आई मे आस्क? मैं बताता हूं। देखिए अब हेल्थ बजट चारों सूबों का अलग-अलग है। देखिए जो फेडरेशन है, यू आर अ लॉयर, यू अंडरस्टैंड कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर हमारे यहाँ 2010 में हुई, और उसमें जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनकी हेल्थ बजट, एजुकेशन बजट, एम्पावरमेंट में क्या देना है, पॉपुलेशन में क्या करना है, वह सूबा फैसला करता है। मुझे अब हर सूबे का अलग हेल्थ बजट है, तो उसको मैं कम्युलेट नहीं कर सकता कि पंजाब के एवरेज तो कर सकते हैं। आपका सूबों का ऑन एन एवरेज कितना है हेल्थ बजट? मैं फ्रैंकली मुझे नहीं पता, और मैं कोई राउंड अबाउट फिगर देके गलत बात भी नहीं करना चाहता। मुझे अब चारों सूबों का नहीं पता। सो हेल्थ बजट वो मरकज के बात हो रही थी, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की बात, तीन मेरा ख्याल है इन इकाइयों की बात हो रही थी, बाकी सूबों की बात नहीं हो रही थी। और डिफेंस बजट हमने पिछले साल नहीं बढ़ाया था। मैं सिर्फ मैं जवाब दे रहा हूं, मैं आप पे सवाल कोई नहीं डालूंगा ताकि बात को कंक्लूड करें। डिफेंस बजट हमने पिछले साल नहीं बढ़ाया था और हमने स्टैटिक रखा था। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी चैलेंजिंग है, हमें पता है इस चीज का, और इस दफा डेफिनेटली हमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हैं। वेस्टर्न बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर, वो एक हमारी उसमें है। दूसरा आपने कहा 40 लाख रेप हो गए। भाई ये प्रोपेगेंडा मशीन है जो फौज को डिस्क्रेडिट करना चाहती है। मैं सिंपल कह रहा हूं, ये प्रोपेगेंडा मशीन है जो फौज, आपने कहा कि फौज को टारगेट करोगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने कर्नल साहब से इंडिया में बात कर रहा था, इधर अपने शो में बात कर रहा था, वो कह रहे थे, वो कहते हैं हाँ हम फौज को टारगेट करेंगे क्योंकि फौज आपकी स्ट्रेंथ है, फौज हमारी जान है। हमें फौज ने इतनी यूनिटी दी है, हमें फौज ने भारत के गजब से बचाया, जो भारत इतना कुछ करना चाहता था उससे बचाया, दहशतगर्द जमातों से बचाया, वरना हमारी हालत शाम, इराक और लीबिया जैसी हो जाती। हमें फौज ने बचाया, हमें अपनी फौज पे गर्व है, फख्र है, हम अपनी जान दे देंगे उसके लिए, अपनी फौज के जवानों के लिए। एक बात और आखिरी बात मैं आपसे करूं, आपने कहा कोरोना में ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं अभी थोड़ी देर पहले रॉयटर्स की खबर देख रहा था कि भारत, महाभारत, बहुत बड़ा देश भारत, उसने $750 मिलियन कर्जा लिया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसको चाइना ने बनाया हुआ है। एक तरफ वो क्या कर रहे हैं वो उसको छोड़े, मैं अब दोबारा रेटरिक में नहीं जाना चाहता। दूसरी तरफ आप कर्जे ले रहे हैं, हम भी कर्जे ले रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे। सो आप हमें ये ना बताएं बड़ा गुटी गुटी चल रहा है इंडिया में। इंडिया में बहुत कोई, इंडिया जो है वो कोई अमेरिका के अंदर एक कोई सूबा नहीं है जो इंडिया बहुत जबरदस्त इर्द गिर्द दूध की नहरें बह रही हैं। इंडिया और पाकिस्तान एक जैसे हालात हैं, थोड़ी बहुत फर्क है, आप आबादी में हमसे बड़ा है। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे कंक्लूड करें। अगर आप मजीद जस्ट दो बात बोलना चाहती हूँ, बहुत अहम बातें आपने बोली हैं, उसके बाद कंक्लूड करते हैं। आपने बात करी कि उधार लेने की, आपने बात करी लोन लेने की। देखिए मैंने कॉन्वर्सेशन की स्टार्टिंग में भी बोल दिया था कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं या ह्यूमन रिलेशंस भी होते हैं, म्यूचुअल डिपेंडेंस पे चलते हैं, ठीक है। तो कोई भी कंट्री, दुनिया की कोई कंट्री ऐसी नहीं होगी जिसको कभी भी कर्ज लेना ना पड़ा हो। लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे कि चाइना को कितने सारे प्रोजेक्ट्स भी हम लोग देते हैं। आपकी कंट्री की तरह वन साइडेड सिर्फ लेते लेते नहीं है, आपको तो अपना, आप कितना ज्यादा $1 मिलियन आपके ऊपर एज अ कंट्री कर्ज है, और आपको उस कर्ज की ब्याज देने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। तो भारत की वो स्थिति नहीं है। भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, म्यूचुअल डिपेंडेंस है कंट्रीज के साथ। हम कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं, कुछ इंपोर्ट करते हैं, कुछ एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि आपने बोला आपकी पाकिस्तान आर्मी आपकी जान है। बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर, होनी चाहिए आर्मी जान, लेकिन आपकी उस आर्मी को पता नहीं टाइम टू टाइम क्या हो जाता है कि वो आपकी कंट्री की सरकार की ही जान निकाल देती है। 4 बार आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट की जान निकाल चुकी है आपकी आर्मी।
तो देखिए थोड़ा सा ये डिफरेंस है, बट कोई बात नहीं, चलिए अपनी अपनी आर्मी पे फख्र महसूस करना चाहिए। तो आई थिंक डिस्कशन को यहाँ कंक्लूड करते हैं, अदरवाइज तो बहुत लंबा बिल्कुल, चलेगा। बहुत लंबा। जी बस मैं आखिरी जी बात जी करूंगा, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। और देखिए, कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम होगा उसको हम सपोर्ट नहीं करते। अगर पाकिस्तान में हो रहा है उसको भी सपोर्ट नहीं करेंगे, कश्मीर में अगर फंडामेंटल राइट छीन ले जाए उसको भी सपोर्ट नहीं करते। तो ये चीजें चलती रहती हैं, हुई हैं, इनको इनकरेज नहीं करना चाहिए। इनको जो स्टेट्स हैं वो इवॉल्व हो रही है तो चीजें ठीक हो जाएंगी। सबूही खान साहब बहुत शुक्रिया। सबूही खान साहब व्यूअर्स सबको ही पता है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और भारत की मानी परानी जो लॉयर हैं, और बड़ी भारत की बहुत बड़ी आवाज है, अपने मुल्क के लिए अपने मीडिया पे बोलती रहती हैं, हुकूमत के लिए, अपनी आवाम के लिए। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे फेसबुक लाइव को टाइम दिया। बहुत 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 धन्यवाद सीमा जी। जय हिंद, वंदे मातरम। पाकिस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान भी जिंदाबाद। रही